ओके बेटा, सो आज हम स्टार्ट करेंगे मई जून 2024 का पेपर। ठीक है, P12 बेसिकली आपका एमसीक्यूज का पेपर होता है, ओ लेवल अकाउंटिंग और आईजीसीएसई अकाउंटिंग का। ठीक है, और इसमें बेसिकली आपके पास 35 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, 35 एमसीक्यूज आपके टेस्ट होंगे। एक बात आपने याद रखनी है, जो बच्चा समझता है कि एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, 30% वेटेज होती है आपकी इस पेपर में जो रिजल्ट की होती है, 30%। मतलब क्या है कि ये जो 30, और एक और बात समझनी है आपको, एक में से मतलब अगर आप एक एमसीक्यू करेक्ट करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत करोगे तो 0 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। बट ये जो आपके 35 मार्क्स जो हैं, 35 में से जो भी मार्क्स आएंगे कन्वर्ट होंगे 41 में। एमसीक्यू इतने इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट होंगे 41 में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मार्क्स आते हैं 21 आउट ऑफ 35 फॉर एग्जाम्पल, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 अपॉन 35 इंटू 41। ठीक है, मतलब आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाएंगे 41 में से। ठीक है, आपका जो ग्रेड बनता है ना, 141 में से बनता है, ये मैंने पहली क्लास में आपको बताई थी ये बात। तो एमसीक्यूज जो है कन्वर्ट होते हैं 41 में, 35 में से किसमें कन्वर्ट होते हैं, 41 मार्क्स में से। ठीक है, तो ये जो आपका एक मार्क में से एक एमसीक्यू का एक मार्क मिल रहा है ना, तो आपका जाहिर है वो एक से बढ़ जाता है, 1.2 1.3 हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू का पेपर, 30% आपका ग्रेड बनाता है। अगर किसी का P2 अच्छा नहीं भी हुआ तो, और या मतलब नॉर्मल हुआ है और वो चाहता है कि अपना ग्रेड इंप्रूव कर सके, तो एमसीक्यू इंप्रूव करता है उसका ग्रेड। मैंने देखा देखा है पिछले सालों में। ठीक है, बच्चों का ग्रेड बहुत इंप्रूव करता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में तैयारी आपने अच्छी से अच्छी करनी है। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं एमसीक्यूज भेजे हैं उनको भी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में आपने इम्पोर्टेंट को तो करना ही है। आपने नेक्स्ट वीकेंड तक का मैंने आप लोग को टाइम दिया, नेक्स्ट संडे तक का, आज सैटरडे है, नेक्स्ट संडे तक कोशिश करो अपने वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी खत्म करो, और साथ में ईयरली पेपर्स भी करो अगर टाइम मिलता है। अगर नहीं मिलता तो मसला नहीं है, मगर बीच में ईद भी है, तो नेक्स्ट संडे तक आपने सारे एमसीक्यूज को जो इंपॉर्टेंट वाले कंप्लीट करने हैं। हम यहाँ पे ईयरली पेपर्स करेंगे, नेक्स्ट संडे के बाद फिर आप ईयरली पेपर्स करना। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट, मई जून 2024 का पेपर है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू हमें कहता है, हाउ डज अ ट्रेडर यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, आप लोग को याद हो तो इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो वो जो ट्रेडर होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे यूज करता है, ये सवाल है। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश ड्राइंग्स टेकन। बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें एसओएफपी भी होती है, उसके अंदर यस कैश ड्राइंग्स होती है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर सिर्फ उसके लिए यूज करता है ट्रेडर को, सिर्फ इसके लिए काम आता है। तो हमेशा याद रखो, आपके जब एमसीक्यूज के 4 आंसर्स होंगे ना, उसमें से 2 तो बिल्कुल बेकार आंसर होंगे, आई वुड से बुलशिट होंगे। ठीक है ना, तो 2 तो बिल्कुल आपने उसको हटा देने। 2 में से आपने कभी, बच्चा फंसता भी है ना एमसीक्यूज के आंसर में, तो 2 एमसीक्यूज जो 2 आंसर होते हैं ना उसमें फंस जाता है, 2 तो बिल्कुल बेकार आंसर होते हैं। तो ये जो 2 आंसर, जैसे पहला वाला आंसर, ये बिल्कुल बेकार आंसर है। मैं कहता हूँ ठीक है कैश ड्राइंग्स देखने के लिए यूज करता है, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए यूज करता है, वो पूरी इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी सिर्फ कैश ड्राइंग्स के लिए नहीं बनाएगा। ठीक है ना। टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट इज ओड बाय ट्रेड रिसीवल, अगेन वो कह रहा है कि ट्रेड रिसीवल को उसने कितने पैसे देने हैं, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। क्या वो इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी साहब पूरी टोटल ट्रेड रिसीवल्स को निकालने के लिए बनाता है कि हमें अपने रिसीवल से कितने पैसे लेने हैं, सिर्फ ये इसलिए बनाता है। सो हाँ, रिसीवल्स उससे पता चलते हैं, मैं ये बात को मना नहीं कर रहा, मगर सिर्फ रिसीवल्स के लिए पूरी इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी बनाना नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होता, राइट। उसके इनकम स्टेटमेंट से तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट पता चलता है, और एसओएफपी से जाहिर है हमें एसेट्स और लायबिलिटीज हमारी कितनी है, कैपिटल कितना है, वो सारी चीजें पता चलती हैं, हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है। सो ये वाला आंसर भी आपका नहीं होगा। ठीक है, हम आगे जाते हैं। टू चेक द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, अगेन बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो बैंक अपनी स्टेटमेंट से देती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट याद है हमने पढ़ी थी। तो ये वाला आंसर भी आपका नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन 4 बचता है, बट उसको भी हम पढ़ लेते हैं। उसमें हमें क्या कहता है, टू कंपेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। सो यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी में हम ये देखते हैं कि भाई पिछले सालों में हमने कितना प्रॉफिट कमाया और इस साल हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। पिछले साल हमारे एसेट्स कितने थे, लाइबिलिटीज कितने थे, कैपिटल कितने थे, और इस साल कितने हैं, एसओएफपी में ये बताता है। तो पिछले सालों से बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना या डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। तो आपका आंसर यहाँ पे है पार्ट डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The balance remaining on the books of business after the preparation of income statement include the following। ठीक है, आपको सारी चीजें दी हुई हैं।
बैलेंसेस दिए हुए हैं सारी चीजों के। हमें निकालनी है टोटल लाइबिलिटीज। क्या निकालनी है बेटा? टोटल लाइबिलिटीज। अब आपने ये बात याद रखनी है, लाइबिलिटीज के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं आपके पास? एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और एक करंट लाइबिलिटी होती है, राइट? अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आपके पास लोन आ जाता है। करंट लाइबिलिटी के अंदर आपके पास ट्रेड पेबल्स भी आता है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है जो बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है। उसके बाद आपके पास और क्या आता है इसके अंदर? बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ साथ आपके पास इसमें आता है एक्रूड एक्सपेंस। कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका एक्रूड हो, अनपेड हो, ड्यू हो। तो एक्रूड के डिफरेंट वर्ड्स मैंने आप लोग को बताए हुए हैं। साथ में यहाँ पे एक और चीज आती है, इनकम का प्रीपेड। बेटा इनकम का प्रीपेड भी आता है। तो ये हमने एसएफ में सारी चीजें सीखी हुई है। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे आती है, ठीक है। हमें कहता है लाइबिलिटीज निकालो। हमें ये नहीं कहता है। अच्छा, अगर हमें यहाँ लाइबिलिटीज नहीं गिवन होती तो लाइबिलिटीज का एक और फॉर्मूला है क्या? अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से देखें तो एसेट्स माइनस कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग की इक्वेशन के हिसाब से एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज ऑल्सो कैपिटल, राइट? लाइबिलिटीज, राइट? हम ये, अगर ये चीजें गिवन होंगी तो इस हिसाब से भी हमें निकालना पड़ सकता है, या फिर हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, राइट? तो देखते हैं हमें क्वेश्चन किस हिसाब से दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास एक लोन दिया हुआ है। हमें पता चल गया कि लाइबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है। हम लाइबिलिटीज की वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे। एक लाइबिलिटी की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। ये लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी लाइबिलिटी, अब ये वेजेस हमारा एक्सपेंस है। वेजेस हमारा क्या है बेटा? एक्सपेंस है। वेजेस हमारा क्या है? एक्सपेंस है। बेटा एक्सपेंस का ड्यू, ड्यू मतलब क्या होता है बेटा? ड्यू मतलब क्या होता है? एक्रूड। ड्यू मतलब क्या होता है? एक्रूड। तो वेजेस का हमारे पास एक्रूड गिवन है। वेजेस का हमें एक्रूड गिवन है, ये भी आएगा हमारा। एक्सपेंस का एक्रूड हो गया ना। एक्सपेंस का एक्रूड हमारा देखो आता है यहाँ पे, राइट? रेंट, रेंट हमारा अगेन एक्सपेंस है। अगर इसका प्रीपेड आता है बेटा, एक्सपेंस का प्रीपेड हमारे यहाँ पे नहीं आता। इनकम का प्रीपेड आता है ना, एक्सपेंस का तो नहीं आता। तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी लाइबिलिटीज में। आगे चलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल अगेन आपका एसेट है, ये भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये भी एसेट था, ये भी एसेट था, राइट? ट्रेड पेबल अगेन मेरी लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल अभी नीचे लिखी है मैंने, करंट लाइबिलिटी है। मोटर व्हीकल अगेन मेरा एसेट है। फिर एक गलती होती है कि बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अपनी लाइबिलिटी कंसिडर कर लेते हैं। बेटा ये लाइबिलिटी नहीं है हमारी, ये लाइबिलिटी नहीं है हमारी। ये बेसिकली कॉन्ट्रा एसेट, आई वुड से। क्या है? कॉन्ट्रा एसेट, मतलब एसेट के ऑपोजिट है मगर लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो विल नॉट रिकॉर्ड दिस एज वेल। अच्छा, हमें कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करनी है? कि ये चीज रिकॉर्ड करनी है, कि ये चीज और एक ये चीज, ठीक है। और कोई चीज तो हमें रहनी गई। ये चीज, ये चीज और ये चीज, ठीक है। लेट्स ऐड दीज वैल्यूज। अगर हम इन वैल्यूज को ऐड करें, 10,000 प्लस 620 प्लस 4650 विच विल बी 15270। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। Jamil's financial year ends on 31st December. On 1st January, he brought down a debit balance on his stationery account. What does his balance represent? ठीक है, जमील की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हो रही है 31st दिसंबर को, ठीक है जी। 1 जनवरी 2021 को इसने क्या करा? इसने कुछ ही ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस ऑन स्टेशनरी अकाउंट। बेटा स्टेशनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, स्टेशनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये स्टेशनरी अकाउंट है, उसका डेबिट बैलेंस, उसका डेबिट बैलेंस यहाँ पे बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो यहाँ पर है। आई होप सो आप लोगों ने पेपर 2 में बैलेंस को पूरा बैलेंस लिखा होगा, BAL का वर्ड सिर्फ नहीं लिखा होगा, राइट? अच्छा जी। सो बैलेंस BD जो स्टार्टिंग बैलेंस है आपका डेबिट साइड पे है। और ये बैलेंस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना है।
ठीक है। अच्छा, अमाउंट ओइंग बाय स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी। अमाउंट ओइंग फॉर स्टेशनरी, अमाउंट ओइंग का मतलब क्या है बेटा, कि हमें स्टेशनरी के पैसे देने हैं। हमें स्टेशनरी के पैसे देने हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमें स्टेशनरी के अगर पैसे देने हैं तो वो ट्रेड पेबल्स होते हैं, राइट, लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट। लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है बेटा, क्रेडिट। हमारे पास कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये बात समझने वाली है। अमाउंट ओइंग का मतलब मुझे पैसे देने हैं। जब मुझे पैसे देने हैं मतलब ट्रेड पेबल है, लाइबिलिटी अगर पैसे देने हैं, लाइबिलिटी है, इसका मतलब क्या, कि मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। मगर यहाँ पे तो डेबिट बैलेंस है, तो ये नहीं होगा हमारे, क्या कहते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो डेबिट बैलेंस है। अमाउंट पेड, बेटा अगर मैं अमाउंट पे करूंगा स्टेशनरी के लिए, अगर मैं अमाउंट पे करूंगा स्टेशनरी के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये तो बैलेंस बचा हुआ है ना। अगर अमाउंट पे कर रहा होता तो मैं बैंक क्रेडिट करता, ऐसा ही है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और ये भी बात समझो कि अमाउंट पे ड्यूरिंग 2020, अगर मैंने 2020 में अमाउंट पे कर दी होती तो स्टेशनरी अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं होता। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज्ड, अब देखो बच्चा कंफ्यूज होता है इन दोनों में। ये दो मैंने कहा था ना, दो ऑप्शंस आपके ऐसे ही जाएंगे मोस्टली एमसीक्यूज में, और दो ऑप्शंस जो होंगे उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, ये वाला ऑप्शन जो है, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग 2020, और एक है इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी। बेटा कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग 2020 की बात कर रहा है, 2020 का मेरा क्या लेना देना, जितनी भी कॉस्ट हो, तो ये 2020 का मेरा कोई लेना देना नहीं है। 1 जनवरी को स्टेशनरी की जो इन्वेंट्री है, यही मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पे। ये दोनों तो हमने इसलिए काट दिए क्योंकि लाइबिलिटीज थे और पिछले साल की वैल्यूज की बात हो रही थी। हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है डी। ठीक है, तो हमेशा कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिसमें आपको कट, अच्छा मेरा तरीका भी यही होता है, मेरी कोशिश भी होती है बच्चा भी यही करे कि कट कर करके एमसीक्यूज सेलेक्ट करे कि कौन सा आंसर होगा। जो नहीं है ना उनको कट करता रहे, और जो ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करे फिर। जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। एलेक्स इशूज इशूड क्रेडिट नोट, बेटा एलेक्स इशू कब करेगा क्रेडिट नोट, ये बात याद रखनी है। एलेक्स जब इशू करेगा, क्रेडिट नोट कब इशू होता है, जब सेल्स रिटर्न होती है। ठीक है, एलेक्स ने क्या किया बेटा, सेल रिटर्न किया, मतलब कोई चीज बेची है उसको रिटर्न हुई है, तभी उसने क्रेडिट नोट इशू किया अगस्त में। एंड एंटर देम इन द करेक्ट बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है जी। हाउ वाज द टोटल ऑफ दिस बुक ऑफ प्राइम एंट्री रिकॉर्डेड इन नॉमिनल लेजर एट द एंड ऑफ द अगस्त। अब ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, मगर जिस बच्चे ने ये चीज पहचान ली कि एलेक्स ने इशू किया क्रेडिट नोट, इशू होता है जब भी क्रेडिट नोट तो सेल्स रिटर्न होता है, तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, बस उसको पता होना चाहिए सेल्स रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे। मतलब नॉमिनल लेजर मतलब ये जो टी अकाउंट है इधर कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये पूछना है कि टी अकाउंट है उधर कहाँ रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। टी अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड होगा, बेसिकली टी अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेल रिटर्न में, सेल रिटर्न के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे आपको सेल रिटर्न के क्रेडिट साइड का भी ऑप्शन दिया, डेबिट का। सेल्स रिटर्न के क्रेडिट साइड नहीं होता, कि सेल्स आपकी क्रेडिट होती है ना, सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है बेटा, डेबिट होती है। तो ये एमसीक्यू थोड़ा सा बस ये था कि आपने बस ये चीज पकड़नी थी कि इशूड क्रेडिट नोट है, इसका मतलब है सेल रिटर्न हुआ, और सेल रिटर्न की नेचर होती है डेबिट। सो ऐसे सेल रिटर्न को मैंने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया, और ये चीजें क्लियर होती रहेंगी जैसे जैसे आप एमसीक्यू की ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे। आगे चलते हैं। Which business document are used as a source of information to make entries in the cash book? ठीक है, कैश बुक में एंट्री बनाने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होगी। ठीक है, कैश बुक के लिए देखो कैश और बैंक दोनों आता है, कैश और बैंक दोनों आते हैं। ठीक है, कैश के लिए मैंने आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट बताया था रेसिप्ट, बैंक के लिए मैंने आपको मतलब बैंक या चेक के लिए मैंने बताया था चेक काउंटर फाइल। याद है आप लोग को ये बात है। आप तो पहले ये दोनों ऑप्शंस ढूंढोगे अपने सारे ऑप्शंस में से, इसके अंदर आपके पास चेक काउंटर फाइल तो है, रिसिप्ट नहीं है। इसके अंदर आपके पास चेक काउंटर फाइल तो है, रिसिप्ट भी है, तो ये हो सकता है। मगर जो इनवॉइस होता है ना वो तो क्रेडिट पे होता है, इनवॉइस किस पे होता है, क्रेडिट पे होता है। तो पहला ऑप्शन तो पहला हम हटा दें। दूसरा ऑप्शन के अंदर क्या है बेटा, चेक काउंटर फाइल रिसिप्ट दोनों है, जो मुझे दोनों चाहिए, मगर रिसिप्ट है बेटा, रिसिप्ट किस पे होता है,
क्रेडिट, सॉरी इनवॉइस है। इनवॉइस किस पे होती है बेटा? इनवॉइस किस पे होती है? जो भी हम कोई चीज परचेज या सेल करते हैं मगर क्रेडिट पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। इसके आगे है बैंक चेक, काउंटरफाइल, रिसिप्ट दोनों है। इसमें कोई इनवॉइस का वर्ड भी नहीं है। ये हो सकता है, हम आगे चलते हैं। चेक, काउंटरफाइल, रिसिप्ट का वर्ड दोनों है। तो ये अब देखो दो ऑप्शन में फंस गए हम। दो ऑप्शन में फंस गए क्योंकि इसमें इनवॉइस का वर्ड भी नहीं है। इनवॉइस तो क्रेडिट पे होता है। अब पेन स्लिप, पेन स्लिप कब देते हैं बेटा? पे स्लिप कब देते हैं? जब आपकी, अच्छा दोनों ऑप्शन में, मतलब दोनों ऑप्शन में फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा पे स्लिप होती है आपकी जब वेजेस की हम पेमेंट कर रहे हो ना, तो जब हम पे स्लिप देते हैं, ऐसा ही ये बात समझ आती है? जब देते हैं तो वैसे भी दोनों ऑप्शंस में है, तो वेजेस की जब भी पेमेंट कर रहा हूँ, वेजेस दे रहे होंगे तो आता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन में, तीन जो है ये ऑप्शन में है सब जगह। मसला आता है आपका एक बैंक स्टेटमेंट का और एक होता है पैटी कैश वाउचर। पैटी कैश बुक क्यों आएगा? यहाँ तो सिर्फ कैश बुक का जिक्र हो रहा है। और दूसरी बात, बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो बैंक बनाता है, राइट? और वो कैश बुक में, कैश बुक के हवाले से इसमें बात हो रही है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो। थोड़ा सा दो एमसीक्यू में जब भी बच्चा फंसता है तो इस तरह थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है जी, आगे चलें। तो जी आगे चलते हैं। व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग अ चेक पेमेंट टू अ क्रेडिट सप्लायर? व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग अ चेक पेमेंट टू अ क्रेडिट सप्लायर? बेटा चेक की पेमेंट अगर आप करोगे अपने सप्लायर को, पैसा जा रहा है, तो पैसा जब जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा ही है। और जो सप्लायर का अकाउंट है, जो ट्रेड पेबल का अकाउंट है, ट्रेड पेबल अकाउंट्स पेबल का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ऐसा ही है। तो इस एंट्री को हम देख लेते हैं। तो बैंक क्रेडिट आपके दो ही ऑप्शन में, तो दो तो आप पहले ही हटा दो ना। पहले तो आप दो हटा दो। ठीक है, बैंक पेमेंट, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका जो क्रेडिट हो रहा है वो दो ही ऑप्शन में हो रहा है। आप सेल लेजर अकाउंट में करोगे या परचेज लेजर अकाउंट में? बेटा परचेज लेजर अकाउंट जो होता है वो ट्रेड पेबल का अकाउंट होता है। सेल लेजर अकाउंट होता है क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट, मतलब ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, ऐसा ही है। हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? हम ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल के अकाउंट की बात हो रही है ना। तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल की, ठीक है। A bookkeeper made two errors which cancelled each other out. Which type of error did he make? देखो, ये तो बहुत आसान आंसर है, आप लोग खुद बता सकते हो मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं बहुत बार एरर्स को रिपीट कर चुका हूँ। ये वाला आंसर आप लोग खुद बताओ मुझे, बहुत आसान है आंसर इसका। मैंने दो एरर्स, क्योंकि सारे एरर्स पढ़े हमने। एक ही ऐसा एरर जिसके अंदर दो एरर्स होते हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। यस, कंपनसेटिंग, ठीक है ना? क्योंकि देखो, कंप्लीट रिवर्सल में तो ये होता है कि डेबिट की चीज क्रेडिट में लिख दी और क्रेडिट की चीज डेबिट में लिख दी, ऐसा ही है। ओरिजिनल एंट्री में तो ये होता है अमाउंट गलत लिख दी, ऐसे ही, अमाउंट गलत लिख दी, ऐसे ही है। प्रिंसिपल में होता है हमने रॉन्ग क्लास, मतलब एक अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट के अंदर लिख दी। सिर्फ कंपनसेटिंग ऐसा एरर होता है जिसमें दो एरर्स होते हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी, कंपनसेटिंग, ये दो एरर्स हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अ टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड 200 डेबिट, डेबिट पे आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था। ठीक है, द बुक कीपर देन चेक, बुक कीपर ने क्या चेक किया? A bookkeeper then checked the books and found the following two errors। ठीक है, दो एरर्स उसने फाउंड किए। अच्छा, अब
200 का डेबिट बैलेंस था सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है जी। और दो एरर्स उसको मिल गए, ये 200 का सस्पेंस अकाउंट डेबिट पे आया है, वो दो एरर्स की वजह से आया है। A sales invoice for 700 had been recorded in sales journal as 770। ये कौन सा एरर है बेसिकली, पर इस एरर की छोड़ दो बात, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट इसमें आना है। तो सेल्स इनवॉइस मतलब हमने जो सेल्स है वो रिकॉर्ड कर दी है हमारी। सेल्स की जो नेचर होती है वो क्रेडिट नेचर होती है, राइट, सेल्स है ना, सेल्स इनवॉइस मतलब सेल्स की है, क्रेडिट नेचर है। हमने 700 रिकॉर्ड करने थे, नहीं है, तो 700 हैड बीन रिकॉर्ड इन सेल्स जनरल है 770, हमें कितने रिकॉर्ड कर दिए, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए 70 से, 70 से हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो अगर हमें इसको कम करना है तो मैं क्या करूंगा, सेल्स को डेबिट कर दूंगा ताकि 70 से कम हो जाए, और सस्पेंस को मैं क्रेडिट कर दूंगा, ऐसा ही है, 70 से। दूसरा एरर पे आता है, सेल्स जर्नल हैड बीन टोटल्ड इनकरेक्टली, व्हाट एरर वाज मेड व्हेन द सेल्स जर्नल वाज टोटल्ड, क्या एरर हुआ था जब सेल्स जर्नल टोटल किया गया। बेटा देखो, ये जो बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट पे आ रहा है इसकी वजह से, और यहाँ पे हमारा जब टोटल बैलेंस, जैसे अगर मैं सस्पेंस अकाउंट यहाँ बनाऊं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना इस चीज को, ठीक है। अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊं, मुझसे असल में ये वाली वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊं तो सस्पेंस अकाउंट में 70 मेरे पास यहाँ आएगा, सही है, सेल्स की वजह से, सेल्स की वजह से यहाँ आएगा, और 200 जो है वो वैसे ही मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 200 ओपनिंग बैलेंस है ना। अब मुझे ये 200 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे लाना होगा, एक मिनट, सेल्स जनरल हैड बीन करेक्ट टोटल इनकरेक्टली, नहीं, ठीक है, अच्छा मैं वापसी समझाता हूँ, वापसी समझना इस चीज को। देखो बेटा, इधर हमारा जो गलती आई है वो क्रेडिट साइड पे आई है, सस्पेंस अकाउंट की, कहाँ, क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट साइड पे ही है, मगर जो बैलेंस है हमारा डेबिट साइड पे बढ़ा हुआ है, क्या हुआ हुआ है, डेबिट साइड पे बढ़ा हुआ है, ये जो 200 का बढ़ा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि जब डेबिट साइड पे हमारा 200 का बढ़ा हुआ है, तो क्रेडिट, इसकी वजह से क्रेडिट साइड मेरी 200 ज्यादा होगी, तभी तो डेबिट साइड पे मुझे सस्पेंस लिखना पड़ा, क्रेडिट साइड मेरी 200 ज्यादा होगी। वो जो क्रेडिट साइड मेरी 200 ज्यादा होगी वो किस वजह से होगी, क्योंकि मेरी जो सेल्स जो है, सेल्स जर्नल जो है वो 200 से मेरे ज्यादा लिखे हुए होंगे, सेल मेरी क्रेडिट पे आती है ना, तो 200 मेरी ज्यादा लिखे हुए होंगे, इस वजह से इस ऑप्शन का आंसर मेरे ख्याल से बी होगा, क्यों, क्योंकि ओवरकास्ट हुआ है 200 से सेल्स। मैं वापसी रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे 200 का मेरे पास डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट, या कैंसिल अफेक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है, जो डेबिट वाइज करेक्ट की एंट्री से कैंसिल अफेक्ट नहीं कर सकते। देखो आप थोड़ा सा सोचो कि 70 से तो मेरी सेल्स पहले ही ज्यादा थी, ज्यादा लिखी थी अपनी जर्नल में, यहाँ पे कितने से होंगी, 130 से ज्यादा हो जाएंगी। क्यों 130 से ज्यादा होंगी बेटा, 130 से इसलिए ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है सस्पेंस अकाउंट का, कितना बैलेंस आ रहा है डेबिट पे, डेबिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का आ रहा है, इसका मतलब है मेरी क्रेडिट हायर है, ज्यादा है, तभी तो मुझे डेबिट पे सस्पेंस लिखना पड़ा। बेटा जब क्रेडिट मेरी हायर है, जब क्रेडिट हायर है, कितने से हायर होगी, 200 से हायर होगी। अब वो किस वजह से हुई है, एक तो 70 मेरी ज्यादा लिखी हुई थी क्रेडिट साइड पे सेल्स में, और एक ये जो सेल्स जनरल मैंने गलत लिखा है ना, ये 130 और ज्यादा लिखी हुई थी मेरी, तो टोटल हो गए 70 प्लस 130 विल बिकम 200। तो ऐसे ओवरकास्ट जो हुआ है वो 200 से हुआ है। आगे चलते हैं। A trader took some goods from the business for his own use. He credited the purchase account with the cost price of goods 200 and credited the sales account with the selling price of 300. Which entries did it make to correct the error? बेटा जब उसने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए, ओन यूज के लिए लेके गया है, जब ओन यूज के लिए लेके गया है, उसकी डबल एंट्री क्या बननी थी हमारी, ड्राइंग्स डेबिट, सिंपल एंट्री होनी थी ड्राइंग्स डेबिट, और परचेजेस क्रेडिट, परचेज में से माइनस करते हैं ना, परचेज क्रेडिट, यही डबल एंट्री बननी थी, राइट। अब कर क्या दिया उसने, परचेज अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया कॉस्ट प्राइस से 200, ये तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस से ही करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस से करते हैं, ये बात याद रखना, जितने का सेल करते हैं उस पे नहीं करते, कॉस्ट प्राइस पे ही करते हैं, ठीक है, दोनों को। तो कॉस्ट प्राइस से ये तो हमने ठीक किया, बट हमने सेल्स अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया, ये गलत है।
तो सेल्स अकाउंट को तो पहले मैं क्या कर दूं बेटा, डेबिट कर दूं। तो जिस ऑप्शन में मेरे पास सेल्स अकाउंट डेबिट होगा ना, वो आंसर सही होगा। मैं इसका एरर फिर भी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट का, जब कोई काम नहीं था तो सेल्स को मुझे क्या करना होगा बेटा, डेबिट करना होगा। कितने से, 300 से। इसके बाद मुझे अपने ड्राइंग्स को भी तो डेबिट करना था जो मैंने नहीं किया। तो ड्राइंग्स को भी मैं क्या कर दूंगा बेटा, डेबिट कर दूंगा। कितने से, 200 से। मैंने कहा ना कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। इसके बाद क्रेडिट क्या करूंगा बेटा, सस्पेंस कर दूंगा। कुछ भी नहीं है ना मेरे पास लिखने का, 500 से। ये मेरे पास आ रहा है। इसका आंसर आता है हमारा ऑप्शन बी। यहाँ तक किसी को सवाल? यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे चलें, जल्दी बताओ। जी सर, बेटा बोलो। 8 वाला समझ नहीं आया। 9 वाला क्लियर है? पहले मुझे बताओ 9 वाला क्लियर है, फिर मैं 8 वाला आपसे समझा दूँ। नहीं, 130 देखो, 130 जो है वो सेल्स जर्नल का, 130 भी है बैलेंस। और देखो ना, यहाँ भी तो सेल्स जर्नल हमने ज्यादा लिखा है 70 से, तो 130 प्लस 70 200 हुआ। बेटा अगर मैं इसको सस्पेंस अकाउंट से भी बनाऊं ना तो आपको क्लियर हो जाएगी। चलो, मैं सस्पेंस अकाउंट से पहले मैं सोच रहा था आप लोग को समझाऊं, आई थॉट नहीं समझ आई तो मैं सस्पेंस अकाउंट से भी समझाता हूँ। देखो, होगा क्या, सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट में हमारा 70 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, 200 हमारा डेबिट बैलेंस है। ऐसा ही है, 70 क्रेडिट पे आ जाएगा और 200 हमारा डेबिट बैलेंस है। उसको हम अपने सस्पेंस अकाउंट में लिख देते हैं। तो मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊं, उससे समझाता हूँ, होपफुली उससे समझ आ जाएगी। सस्पेंस अकाउंट अगर मैं बनाऊं, ठीक है, 200 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, उसको कहते हैं डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, सही है। 70, देखो ये करेक्ट की थी ना मैंने एंट्री, 70 मेरी सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ रही है। किसकी वजह से आ रहा है, सेल्स की वजह से आ रहा है। अब मैं जब इसको बैलेंस करूंगा तो ये वाली बैलेंस की वजह से ये जो बैलेंस नहीं लिखा हुआ ये 130 आ जाएगा, राइट। मतलब जब इसको बैलेंस करूंगा तो खुद ब खुद 130 आ जाएगा यहाँ पे। ये भी किसकी वजह से, सेल्स जर्नल में मैंने गलत लिखा है, तो सेल्स लिख दिया मैंने। आप मुझे ये बताओ, सेल्स की सेल्स ओवरकास्ट हुआ है, सेल्स ज्यादा लिखी है 70 और 130 टोटल से। तो 200 से सेल मेरी ज्यादा लिखी हुई है, एक 70 पहले थी और 130 बाद में थी। टोटल 200 से मेरी सेल ज्यादा लिखी है। ठीक है जी। What would result in the cash book balance being lower than the bank statement balance? ठीक है, क्या वजह होगी कि कैश बुक बैलेंस कम हो हमारे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से? बेटा कैश बुक का बैलेंस कौन बनाता है, कैश बुक हम बनाते हैं। कैश बुक हम बनाते हैं। बैंक स्टेटमेंट बेटा कौन बनाती है, बैंक स्टेटमेंट बैंक बनाती है। ठीक है, हमारा जो बैलेंस है वो कम है, लोअर है। हमारा बैलेंस क्या है, कम है, बस ये याद रखना है। अ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। क्या बोला है, अगर मैं पैसे लेता हूँ कस्टमर से तो वो हमने बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। कहाँ नहीं लिखा है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। अब इस चीज को समझना, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखने की बात हो रही। आप खुद सोचो, क्या बैंक वाला एरर, बैंक का तो कोई एरर नहीं हुआ होगा ना, हमारा बैलेंस लोअर है। तो जब हमने कोई गलती की होगी, बात समझ आ रही, बैंक ने तो कोई गलती नहीं की। इस वजह से हमारा जो बैंक का एरर होगा, बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया, अभी उसका लेना देना मेरा नहीं है। इसी तरह कस्टमर चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक अपेयर्ड ओनली इन बैंक स्टेटमेंट, अगेन बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही है, बट स्टिल कस्टमर ने अगर डिसऑनर्ड चेक किया है, ये मैंने बैंक स्टेटमेंट में तो लिख दी, इस तरह तो नहीं लिखा हुआ ना कि हमने कैश बुक में नहीं लिखी, तो ये वाला एरर भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। पेमेंट बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये बोल रहा है कि मैंने कैश बुक में नहीं लिखी, ये वाला एरर। इसको हम देखते हैं। आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगेन ये और ये में फंस गए, राइट।
मैंने कहा था ना, दो ऑप्शन हमेशा कट जाते हैं, दो बच जाते हैं, दो में डिसाइड करना होता है आपको। अब दोनों को देखते हैं हम, हमारा बैलेंस किस वजह से कम है। बेटा अगर मैं कस्टमर को पेमेंट कर रहा हूँ डायरेक्टली इनटू द बैंक, वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटा अगर मैं कस्टमर को पे कर रहा हूँ, हमने कैश बुक में नहीं लिखा है, तो मैं कैश बुक में कहाँ लिखूंगा? कैश बुक में कहाँ लिखूंगा सही करने के लिए? कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, मैंने नहीं लिखा ना। कैश बुक में मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। मैंने जब क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा, तो मतलब मेरा बैलेंस क्या है? मेरा बैलेंस क्या है? ज्यादा है। आज समझ आ रही है? बैलेंस ज्यादा है तभी तो मैंने रिकॉर्ड किया है ना। बैलेंस ज्यादा होगा तभी तो मैंने माइनस नहीं करूंगा तो मेरा बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। जब डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा मतलब बैंक का बैलेंस कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। मैं तो बोल रहा हूँ कैश बुक का बैलेंस कम हो, ये बताओ। आज समझ आ रही है? तो ये वाला एरर हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी इसको मजीद डिस्कस करते हैं। इसके बाद पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बेटा स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ आता है, कोई बता सकता है मुझे? डेबिट पे आता है, क्रेडिट पे आता है? जी बहुत अच्छी बात जासिम। चार और हम लोग ये गलती बताओ। तभी मैंने कहा कि ये ऑप्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वेरी गुड। यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना है बेटा, एमसीक्यूज को एग्जामिनर यही कंफ्यूज करता है। इसलिए मैं डी ऑप्शन पे भी आ रहा था, मैं आपको सी और डी को कंपेयर करवाता। देखो यहाँ पे बोला पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस बाय स्टैंडिंग ऑर्डर, ये यहाँ पे कहाँ आता है? बैंक के क्रेडिट साइड पे आता है ये वाला। तो बेटा फिर तो ये भी आंसर नहीं हुआ और ये भी आंसर नहीं हुआ। अगर हम ध्यान से पढ़ें इन दोनों में फर्क क्या है, डी और सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमें पे किया है। किसने पे किया? कस्टमर ने हमें पे किया। बेटा हमारे पास पैसा जा नहीं रहा, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे नहीं बेटा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। जब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी मतलब सही होगी, मतलब मैंने डेबिट का बैलेंस नहीं लिखा था, ये गलती हुई थी, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस लोअर था। समझ आ रही है? यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस ज्यादा था तभी कम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये जी क्लियर है? The bank statement of a business showed a credit balance of 280 on 31st December. ठीक है. At that date, there were unpresented checks of 312. A standing order of 20 had been incorrectly entered as 22 on the bank statement. ठीक है. What was the balance in the bank column of a cash book on 31st December? बेटा आप लोगों को फॉर्मेट याद है? क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट का। यहाँ पे हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है ताकि कैश बुक का बैलेंस आ जाए। बैंक स्टेटमेंट से हम कैश बुक का बैलेंस कैसे निकालते हैं, याद है? एक बात याद रखनी है, देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, देखो यहाँ पे मैं कैश बुक का बैलेंस निकालना है ना, अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हम पहले लिखते थे। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसके अंदर हम क्या ऐड करते थे, क्या माइनस करते थे, किसी को याद है? और ऐड और लेस क्या करते थे, हमारे पास फाइनल आंसर आता था बैलेंस एज पर कैश बुक। किसी को याद है? क्या ऐड और माइनस करते थे? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होता था, अनप्रेजेंटेड ऐड होते थे, माइनस होते थे। अच्छा एक बात याद रखो, एक क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो हम बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब हमारे लिए पॉजिटिव है ये, 280 को हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे अनप्रेजेंटेड जो है वो लेस करते थे, लेस करते थे अनप्रेजेंटेड। ठीक है, याद रखना है। और ऐड करते थे अनक्रेडिटेड। अनप्रेजेंटेड जो है 312 हमें गिवन है, ये लेस करेंगे। मगर अनक्रेडिटेड हमारे पास गिवन नहीं है तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, जीरो। तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, विच इज हाउ मच? 32। ठीक है। अच्छा 32 नेगेटिव आ रहा है, मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, सही है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। मगर एक और गलती हमने अभी यहाँ नहीं देखी, स्टैंडिंग ऑर्डर जो 20 था ना, अब स्टैंडिंग ऑर्डर हमारी कैश बुक में कहाँ आता है? कैश बुक में हमारी कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है कैश बुक में। ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट में बेटा कहाँ आएगा ये? बैंक स्टेटमेंट में कहाँ आएगा ये?
डेबिट साइड पे। बैंक स्टेटमेंट में कहाँ आएगा बेटा? डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे जब बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे आएगा तो ये जो 280 का बैलेंस है ना, इसको हम पहले ही करेक्ट कर लें, क्रेडिट बैलेंस था। इसको मैं क्या कर दूं बेटा, इसमें से मैं 2 पहले ही माइनस कर दूं या ऐड कर दूं, क्या करूंगा? कि डेबिट बैलेंस डेबिट पे आना चाहिए था ना, बैंक स्टेटमेंट का कहाँ आना चाहिए था? डेबिट पे आना चाहिए था। तो मैं कहाँ करूंगा उसको माइनस, को बता सकता है? देखो बेटा, बैंक स्टेटमेंट में 22 लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया हमने। बैंक स्टेटमेंट में क्या लिख दिया? ज्यादा लिख दिया हमने डेबिट साइड पे। बैंक स्टेटमेंट में हमने क्या लिख दिया बेटा? ज्यादा लिख दिया है। जब बैंक स्टेटमेंट में मैंने डेबिट साइड पे ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, तो मुझे 2 कम करना है। तो बैंक स्टेटमेंट जब 2 कम करना है तो मुझे उसको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा ताकि कम हो जाए। क्रेडिट करना होगा, और वैसे ही मेरा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है 280 का, तो मजीद मुझे उसको बढ़ा के 2 प्लस करना होगा। ठीक है, तो मेरा एंड में जो बैलेंस बचेगा बेटा वो क्या बचेगा? 30 बचेगा, और क्रेडिट बैलेंस। ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा समझने वाली चीज है। एमसीक्यूज में सारी लॉजिक लग जाएंगी आपकी, जो एग्जामिनर ने P2 में टेस्ट नहीं की है। ध्यान से समझ के करना है। A business keeps a complete set of book of accounts. What is not used as a source of information for making entries in control accounts? जी आसान एमसीक्यू है, आप बता सकते हैं। देखो, हमारी व्हाट इज नॉट नॉट बोला है, यूज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग एंट्रीज इन कंट्रोल अकाउंट्स। देखो, कैश बुक यूज होती है नहीं होती, बच्चे यहाँ पे मार्क कर देते हैं कैश बुक, बट कैश बुक नहीं है इसका आंसर। ये बड़ा आसान एमसीक्यू, थोड़ा सा समझने वाले ट्रिकी है। अगर कैश बुक की अगर हम बात करें, तो कैश बुक हमारी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स नहीं आती। रिसिप्ट्स आती हैं एंड पेमेंट्स आती हैं हमारे कंट्रोल अकाउंट्स में, उसके लिए यूज हो जाती है ना, राइट। उसके बाद जनरल जर्नल, वो तो हमेशा यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आती है हमारी, उसके अंदर हमारे जैसे बेड डेट्स हो गए, वो आते हैं। ठीक है ना, वो भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं कंट्रोल अकाउंट्स में। फिर डिस्काउंट्स होते हैं, वो भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं कंट्रोल अकाउंट्स में। ठीक है। परचेज जर्नल, बेटा परचेज जर्नल में तो क्रेडिट परचेजेस आती हैं, तो वो भी रिकॉर्ड होती है हमारी। यहाँ सेल लेजर, सेल लेजर हमारा बिल्कुल यूज नहीं होता। सेल लेजर हमारा बिल्कुल यूज नहीं होता। किस चीज के लिए यूज होगा? कोई चीज के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे बेटा, ये वाला आंसर। विच आइटम वुड नॉट अपेयर इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट? ऐसी कौन सी चीजें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं होगी बेटा? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है, उसका ऑप्शन मुझे आप बताओ बेटा। कैश बुक नहीं हो सकती थी, कैश बुक में आपको मैंने बता दिया ना पिछले में। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स नहीं लिखते हम कंट्रोल अकाउंट के अंदर, रिसिप्ट लिखते हैं जो पैसा कस्टमर से आ रहा है। और क्या कहते हैं, पेमेंट जो हम अपने पेबल जो हैं, ट्रेड पेबल्स, उनको पे कर रहे हैं, तो वो कैश बुक से ही तो निकाल के लिखते हैं हम। अब बच्चा क्यों यहाँ कंफ्यूज होता है, क्योंकि कैश परचेज कैश सेल्स नहीं आती है ना, इस वजह से वो कैश बुक को मार्क कर देता है। कैश बुक नहीं आएगी। यहाँ पे बोला कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, मतलब आप जब कंट्रोल अकाउंट बनाओगे तो कहाँ कहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल के अपने कंट्रोल अकाउंट के अंदर लिखोगे, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो कैश बुक के अंदर से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स निकाल के लिखते हैं। जनरल जर्नल के अंदर से हम अपने बैड डेट्स हो गए, डिस्काउंट्स हो गए, ये निकाल के लिखते हैं। यहाँ पे अगर परचेज रिटर्न जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल होता, तो वहां से भी हम परचेज रिटर्न निकालते हैं, सेल रिटर्न निकालते हैं। परचेज जर्नल के अंदर से हम क्रेडिट परचेज, सेल्स जर्नल के अंदर से हम क्रेडिट सेल निकालते हैं। सारी चीजें हम यहाँ यहाँ से निकालते हैं। वो कह रहे हैं कहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए, तो सेल लेजर और परचेज लेजर से हम नहीं निकाल सकते, ये बात याद रखें। बेटा ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ ना, तो ये अपने पास अपने नोट्स भी बनाओ छोटे से, ताकि आप लास्ट डे पे उसको रिवाइज कर सको। ये एमसीक्यूज जब भी आप करोगे तो उसमें अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आप एंड के डेज में उनको रिवाइज कर सको कि हाँ ये वाले, ये जैसे आपने लिख दिया कि कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए मुझे सेल लेजर परचेज लेजर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इन्फॉर्मेशन यूज नहीं होती। आप जब 5-6 साल के एमसीक्यूज, जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं आपको, और ये सारे आप अगर आप एक साथ कर लोगे तो उसके अच्छे खासे नोट्स बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। तो आप आखिरी दिन जब रिवाइज करोगे तो आपको काफी फायदा होगा। ठीक है।
बेटा ये वाला तो बहुत आसान है, 13 वाला मुझे कोई बता दे आंसर, बहुत आसान है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का अगर फॉर्मेट याद है ना तो आप आराम से इसको कर सकते हो। यस वेरी गुड, डी। वाई डी? डी क्यों होगा बेटा? देखो कॉन्ट्रा एंट्री तो रिकॉर्ड होती है, राइट। इन्होंने बोला नॉट अपेयर्ड, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है। नॉट अपेयर्ड, तो बेटा ये तो रिकॉर्ड होती है आपकी। डिस्काउंट रिसीव्ड भी हमारा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही आता है, डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखा हुआ। अलाउड होता तो यस मैं ऑप्शन कहता था कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड नहीं आता, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। इंटरेस्ट भी आता है हमारे पास। फिर रिटर्न इनवर्ट जो है बेटा वो सेल्स रिटर्न है, वो नहीं आता आपका, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो आई वुड से कि ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो पकड़ चलिएगा। The cost of repair of machinery was debited to the machinery account. What was the effect of this error? बेटा ये समझो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। अ, अब जब मैं मशीनरी की कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो है ना, अब मैं जब खर्चा करता हूँ मशीनरी का रिपेयर का, तो वो मेरा क्या है बेटा? एसेट नहीं है, मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो मुझे एसेट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना, नॉट एन एसेट। मैं अपने मशीनरी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकता इसको, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये बात समझनी है। ये एसेट नहीं है इसलिए मैं मशीनरी अकाउंट के अंदर इसको ऐड नहीं कर सकता। एक्सपेंस का अकाउंट है, तो एक्सपेंस में मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैंने एसेट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है तो एसेट क्या हो जाएंगे बेटा? बढ़ जाएंगे। एसेट बढ़ जाएंगे, मेरे नॉन करंट एसेट बढ़ जाएंगे, राइट। ओवर स्टेटेड का जो भी ऑप्शन है, मतलब मैं दो ऑप्शंस को तो काट दूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टेटेड लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने एसिड के अंदर लिख लिया। वो ये नहीं कह रहे कि एरर को करेक्ट करने के बाद क्या इफेक्ट होगा, वो कह रहे हैं कि एरर हो गया है ना तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये एसिड नहीं है, एसिड के अंदर मैंने रिकॉर्ड कर दिया मशीनरी के अंदर, तो मेरा एसिड बढ़ चुका है, तो एसिड ओवरस्टेट हो गया है। ये तो ऑप्शन इन दोनों में से होंगे। बेटा मैंने एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब एक्सपेंस मेरे कम हो गए, तो प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, प्रॉफिट मेरा ओवरस्टेट हो गया। बात समझ आती है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? प्रॉफिट ओवर स्टेट वाला और नॉन करंट एसेट्स ओवर स्टेट वाला, ऑप्शन इज ए। यहाँ तक किसी का कुछ सवाल? जी बेटा पूछो, क्या पूछना है? कौन सा? ये वाला 14th वाला? 14th वाले की बात करो दोनों। बेटा 14th वाले में ये है कि मशीनरी के जो रिपेयर का खर्चा है वो मशीनरी के अकाउंट में नहीं आना चाहिए, मगर उन्होंने मशीन की रिपेयर का खर्चा मशीन के अकाउंट में डाल दिया। बेटा जब मशीन के अकाउंट में डाल दिया है, क्योंकि मेरा मशीन की रिपेयर का खर्चा, मशीन की रिपेयर का खर्चा एक्सपेंस होता है, एसेट तो नहीं होता ना। मशीन अकाउंट मेरा एसेट है, इसके अंदर मुझे एसेट के अकाउंट के अंदर तो नहीं डालना चाहिए। बट मैंने एसेट के अकाउंट के अंदर डाल दिया है, तो एसेट मतलब मेरा बढ़ जाएगा। वो कह रहे हैं इस एरर, इसकी वजह से मेरा एरर की वजह से मेरा क्या इफेक्ट होगा? तो मेरा एसेट बढ़ जाए, एसेट बढ़ जाएगा तो एसेट ओवर स्टेट हो गया, ऐसा ही है। तो अंडर स्टेट वाले मैंने दोनों काट दिए। अच्छा, आप समझना कि मैं प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। बेटा मैंने एक्सपेंस के अंदर नहीं डाला ना, एसेट के अंदर डाल दिया, तो एसेट तो बढ़ गया, मतलब एक्सपेंस के अंदर नहीं डाला तो एक्सपेंस कम हो गया मेरा। बेटा एक्सपेंस कम हो गया है तो प्रॉफिट बढ़ गया। एक्सपेंस मैंने नहीं लिखा, एक एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब एक्सपेंस मेरे कम हो गए तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो गया, ओवर स्टेट हो गया। इस वजह से प्रॉफिट ओवर स्टेट वाला ऑप्शन चूज किया मैंने। बात समझ आ रही है? उस्मान 14 क्लियर है? सेल लेजर वाला बेटा मैं समझा देता हूँ। सेल लेजर वाला मैं वापसी रिपीट कर देता हूँ बेटा। इसमें सिर्फ आपने ये देखना था कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप यूज करोगे अपने कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए। अपना कंट्रोल अकाउंट को फॉर्मेट याद करो, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बेटा हमारे पास कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, मतलब अगर सेल लेजर बना रहे हैं, परचेज लेजर बना रहे हैं, डिपेंडिंग। हमारे पास रिसिप्ट आती हैं, पेमेंट्स आती हैं। मतलब रिसिप्ट मतलब पैसा हमारे पास रिसीव होता है, हम पे करते हैं। तो बेटा पैसा जब रिसीव होता है या पे करते हैं तो बैंक या कैशबुक से करते हैं ना। तो इस वजह से कैशबुक तो यूज होती है, हम कैशबुक को तो देखेंगे ना, कितना पैसा मेरे पास आया है अपने कस्टमर से, इतना पैसा मैंने पे किया है। तो कैशबुक तो इन्फॉर्मेशन, कैशबुक तो मुझे देखनी पड़ेगी कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है मेरे पास, अपना ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल का। तो ये तो ऑप्शन बच्चे जो करते हैं ना मार्क, वो ये नहीं होना चाहिए। मैं यही गलती बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन नहीं है।
ये ऑप्शन तो यूज हो करता हूं मैं अपनी कंट्रोल अकाउंट के लिए। आपसे पूछा नॉट यूज, ठीक है। जनरल जनरल से मैं बैड डेट्स उठाता हूँ, डिस्काउंट्स उठाता हूँ, और वो सारी चीजें अपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करता हूँ। परचेज जनरल में बेटा मैं अपनी क्रेडिट परचेजेस उठाता हूँ, क्रेडिट सेल हो गई सेल जर्नल से। और अगर परचेज रिटर्न जर्नल कहते हैं तो परचेज रिटर्न से मैं क्रेडिट परचेज रिटर्न उठाता हूँ। सेल जर्नल कहते हैं तो वहां पे भी मैं क्रेडिट सेल रिटर्न उठाता हूँ। एक सेल लेजर और परचेज लेजर ही ऐसा है जहां से मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं उठा सकता। वहां तो मेरे पास टोटल बैलेंस आता है, वो अलग बन रहा होता है, और कंट्रोल अकाउंट अलग बन रहा होता है। जब आप एएस लेवल में आ जाओगे तो सेल लेजर और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को अलग अलग बनाओगे, उनको कंपेयर करोगे। तो सेल लेजर होता क्या है? सेल लेजर वही होता है जिनसे हमें पैसा लेना। सेल लेजर और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब फिर डिफरेंस क्या हुआ? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब भी यही है, वो लोग जिनसे मुझे पैसा लेना, और सेल लेजर का मतलब भी यही है, वही लोग जिनसे मुझे पैसा लेना। बेटा सेल लेजर होता है एक इंडिविजुअल पर्सन का। जैसे अगर मुझे जासिम से पैसा लेना है, मुझे उस्मान से पैसे लेने हैं, मुझे सिद्दीक से पैसे लेने हैं, इन सारे पर्सन से पैसे लेने हैं, तो सेल लेजर का मतलब ये है कि मैं सिद्दीक का अलग अकाउंट बनाऊंगा, जासिम का अलग अकाउंट बनाऊंगा, उस्मान का अलग अकाउंट बनाऊंगा। और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है कि इन तीनों के टोटल बैलेंसेस का अकाउंट में सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में बनाऊंगा। मतलब ये नहीं होगा कि मैं अपना सिद्दीक का बैलेंस उठा के अपने कंट्रोल अकाउंट में लिखूं, या जासम का बैलेंस उठा के मैं अपने कंट्रोल अकाउंट में लिखूं। तो सेल लेजर डिफरेंट होता है और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डिफरेंट होता है। सेल लेजर इंडिविजुअल अकाउंट में होता है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता है वो टोटल बैलेंस जितना मुझे पैसा लेना है उस अकाउंट में होता है। तो इन दोनों की रिकंसिलिएशन भी होती है, जैसे बैंक की रिकंसिलिएशन होती है ना, इसी तरह इन दोनों की रिकंसिलिएशन भी होती है, जो आपके एएस लेवल का पार्ट है, अभी का पार्ट नहीं। तो अभी आपने बस ये याद रखना है कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट आर डिफरेंट इन परचेज लेजर एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इन डिफरेंट। और इन दोनों मतलब मैं सेल लेजर से कोई इंफॉर्मेशन देख के अपने कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। ठीक है बेटा। Elsevier purchased a motor vehicle costing 8,000 on 1st January 2018. It is depreciated 40% on the reducing balance basis. Which journal entry record the depreciation for the year ended 31st December 2019? ठीक है। अब उसने परचेज की मोटर व्हीकल कितने की? 8,000 की। कब? 1 जनवरी 2018 को। और ये डेप्रिशिएट होती है 40% रिड्यूसिंग बैलेंस के फॉर्मूले से। ठीक है। वो कहते हैं 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या बनेगी? पहले तो मैं 31 दिसंबर 2019 की डेप्रिसिएशन निकालूं। बेटा आपने डेट देखनी है कि 2 साल गुजर चुके हैं, 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक, 1 साल हो गया। इसके बाद 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक, ये 2 साल हो गए। तो मुझे दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, राइट। तो पहले साल की अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं, तो पहले साल की कैसे निकलेगी? कोई रिड्यूसिंग बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस पुरानी डेप्रिसिएशन। बेटा अभी खरीदी है तो पुरानी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, है ना। अभी खरीदी है ना 1 जनवरी को, तो इसी साल की कोई पुरानी डेप्रिसिएशन तो होगी नहीं। तो मैं कॉस्ट पे डायरेक्टली परसेंटेज लगा दूंगा, -0 करके। कोई पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं है। इसका आंसर बेटा कोई बता सकता है मुझे क्या आ रहा है? अगर हम इसका आंसर निकालें, 3,200। अब जब नेक्स्ट ईयर की निकालूंगा तो पुरानी डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करूंगा। जब पुरानी माइनस करूंगा तो ब्रैकेट बनाया 8,000 माइनस पुरानी डेप्रिसिएशन इज 3,200 इंटू 40%, विच विल गिव मी 1920। बेटा मुझे दूसरे साल की डेप्रिसिएशन की बात कर रहा था, तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन इतनी है, तो जहां 3,200 वाली डेप्रिसिएशन है उनको तो मैं कट कर दूं, उन वाली एंट्रीज को तो कट कर दूं। मतलब ये वाली जो पार्ट बी है, और जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, ये तो मैं कट कर दूं। ठीक है जी। अब एयर एंड की जनरल एंट्री बोल रहा है वो, इसकी एयर एंड की जनरल एंट्री, एयर एंड। बेटा एयर एंड की जनरल एंट्री जो आपकी बनती है ना, तो आपकी हमेशा डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री जो बनती है वो ये बनती है कि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपनी डेप्रिसिएशन को। तो हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं,
और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करते हैं, ये बात याद रखना, एयर एंट्री, जनरल एंट्री, डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हमारी इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट वाली एंट्री कौन सी है, तो सी वाली भी नहीं है, सिर्फ ए वाली है, ये वाली एंट्री। सो आई विल मार्क दिस ए ऑप्शन। नहीं बेटा, मैं सारे बैलेंस को सेल लेजर के लिए नहीं डालता हूँ, सेल लेजर को फिर मैं सेपरेटली करता हूँ, रिकंसिलिएशन करता हूँ, वो अलग बनना होता है, ये अलग बनना होता है, ताकि एरर्स और फ्रॉड जो सारी चीजें मैं चेक कर सकूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें बेटा, ये वाले सारे एमसीक्यू क्लियर। ओके बेटा, सो हमें 16th एमसीक्यू कहता है कि a trader sold one of his vehicle, ठीक है, what is the general entry to remove the total depreciation of the vehicle sold। ठीक है, अब मैंने व्हीकल अगर सोल्ड किए, उसकी डेप्रिसिएशन हमें रिमूव करनी है। ठीक है, तो अगर आपको डिस्पोजल वाले जब मैं डेप्रिसिएशन मतलब जब व्हीकल सोल्ड कर रहा हूँ, मतलब डिस्पोजल हो रही है, राइट, और डिस्पोजल में अगर आपको डिस्पोजल की जर्नल एंट्री याद हो या डिस्पोजल का टी अकाउंट याद हो, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करूं, अगर डिस्पोजल की जो जर्नल एंट्री है, जब हम डेप्रिसिएशन को हटा रहे होते हैं तो वो क्या होती है, उससे सेकंड एंट्री, अगर आपको याद हो तो हम डिस्पोजल को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करते थे, अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, इस तरह की जर्नल एंट्री बनती थी, राइट। तो यहाँ पे एक तो ये एंट्री अगर आपको याद हो, वरना फिर आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि अगर आपके पास डिस्पोजल का टी अकाउंट बना याद है आपको, डिस्पोजल का अगर टी अकाउंट याद है, डिस्पोजल के टी अकाउंट में ये याद हो, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था हम यहाँ रिकॉर्ड करते थे, राइट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था क्रेडिट साइड पे, मतलब डिस्पोजल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, राइट। हम क्या लिख सकते हैं, डिस्पोजल क्रेडिट, ये जनरल एंट्री हम टी अकाउंट से ही जनरल एंट्री बनाते थे अगर याद हो, डिस्पोजल क्रेडिट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है आपका डेबिट। ये जनरल एंट्री बेसिकली डिस्पोजल की होती है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए, नॉन करंट एसेट के लिए भी होती है, और जितना जितने का सेल करते हैं उसके लिए भी होती है, मगर यहाँ से टोटल डेप्रिसिएशन के लिए हमें पूछा है। तो ये क्या डबल एंट्री होगी हमारी, डिस्पोजल क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे डेबिट। ठीक है, तो डिस्पोजल क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट जो है वो हमारी डी हो रहा है ऑप्शन, राइट। क्लियर है, और कोई ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ तो क्लियर है, कोई सवाल, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैच कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कॉस्ट और रेवेन्यू को क्यों मैच किया जाए। याद है कौन सा कॉन्सेप्ट, इस ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट होता था, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें कहता था, कोई बता सकता है जल्दी से चैट पे, कोई बता सकते हैं। यस, वेरी गुड, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें कहता था ये वाला, ये कॉस्ट और रेवेन्यू मैच हो, मगर ये कॉस्ट और रेवेन्यू मैच क्यों हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्यों हमें ऐसा कहता था, एनी आइडिया। बेटा इसलिए कहता था कि हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो मतलब जो सारे खर्चे हैं वो इसी साल के इसमें है, जो सारे रेवेन्यू इस साल के इसी में है, क्यों, क्योंकि ताकि मेरे पास प्रॉफिट जो है वो इस साल का एक्यूरेट आ सके, इस साल का सारा टोटल प्रॉफिट जो है वो सही आ सके, ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूं पिछले सालों से। बात समझ आ रही है, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, कंपेयर कर सकूं पिछले सालों से, कि पिछले साल कितना प्रॉफिट आया, इस साल कितना प्रॉफिट आया, ये कितना लॉस आया है, आज कितना लॉस आया। बात समझ आती है। तो सो दैट एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता जो अभी हमने समझा उसके हिसाब से। उसके बाद सो बिजनेस डज नॉट इनकर एनी लॉस, नहीं देखो, बिजनेस लॉस इनकर नहीं करे उसके लिए थोड़ी मैं इस साल के खर्चे इस साल डालता हूँ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं इस साल के खर्चे इस साल इसलिए डालूं क्योंकि, इसके बाद आता है टू इनेबल है बेटर कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये लग रहा है। ठीक है, इसके बाद टू इंश्योर दैट द बैंक बैलेंस इज एक्यूरेट, बैंक का कोई काम नहीं है इससे।
ठीक है, तो आपका लास्ट ऑप्शन जो बचता है, हमेशा याद रखो कि हम ऑप्शन को जो मार्क करें ना वो इस तरह करें, जो नहीं है उनको कट करते जाएं। ठीक है, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें एमसीक्यू में, बट ये करोगे तो इससे जो चांसेस होते हैं एमसीक्यू सही करने के वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सही करने के। आगे चलते हैं। बी प्रिपेयर द फॉलोइंग जनरल एंट्री। इररिकवरेबल डेट डेबिट हो रहे हैं, और जो पर्सन है जो इनसे मुझे रिसीव करना है पैसे, ट्रेड रिसीवेबल, वो क्रेडिट हो रहे हैं, राइट। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, डी ने बनाई है ना ये एंट्री। डी ने क्या बनाई है, बैड डेट डेबिट और टी क्रेडिट। ठीक है, अब डी ने जो एंट्री बनाई है, डी हैज प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल ओड बाय। तो अब मुझे ये एंट्रीज देखनी है। देखो ये एंट्री क्या है बेसिकली, डी ने ये एंट्री बनाई है कि डी को उससे पैसे लेने थे, टी से क्या लेने थे, पैसे लेने थे, मगर वो पैसे खा के भाग गया, मतलब इरिकवरेबल हो गया। तो डबल एंट्री से क्या बनाई, बैड डेट डेबिट, और इस पर्सन को क्रेडिट किया, क्योंकि अब इस पर्सन से पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो तो पैसे खा के भाग गया है। बात समझ आ रही है, तो पैसे खा के क्या किया, भाग गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम कोई ऐसी एंट्री ढूंढेंगे इन चारों में से जो ये प्रूफ कर रही हो कि जो डी के पैसे खा के ये भाग गया, बैड डेट डेबिट किया और टी के मैंने क्रेडिट किया, इस तरह की कोई एंट्री हो। डी हैज प्रोवाइडेड फॉर अ डाउटफुल डेट ओड बाय टी, टी हैज रिसीव। अब देखो पहली वाला नहीं हो सकता, यहाँ पे तो डाउटफुल डेट की बात आ रही है। ठीक है, ये तो है ही रिकवरेबल डेट। डी हैज रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम, रिसीव तो हुआ ही नहीं है ना, रिसीव तो हुआ ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पैसे खा के भाग गए, बैड डेट हो गए, ये भी नहीं हो सकता। टी कैन नॉट पे द अमाउंट ड्यू टू डी, यस ये हो सकता है कि जो टी है ये पे नहीं कर सका अमाउंट। ठीक है, टी पेड एन अमाउंट, पे तो हुई नहीं है ना, ये भी कट कर दो। ठीक है, तो लास्ट आपका क्या ऑप्शन बचता है, फिर पे तो हुई नहीं है, रिसीव तो हुई नहीं है अमाउंट, इस वजह से ये दोनों तो ऐसे ही गलत होगा। डाउटफुल डेट से ये तो इस वजह से गलत हो गया। बचा क्या कि पे नहीं कर सका ना, रिकवरेबल डेट, बैड डेट हो चुका है, बैड डेट डेबिट और टी क्रेडिट हमने किया। ठीक है, Alex purchased goods costing 1,000. She planned to resell the goods at a markup of 25%. These goods were unsold at the year end and were found to be damaged. Alex estimated that they could be sold for 600. What value should be shown of these goods in the year end financial statement? ठीक है, अब देखो हमें बुला हुआ है, एलेक्स ने गुड्स कुछ खरीदे। ठीक है, कुछ गुड्स खरीदे कितने के, $1,000 के। शी प्लान टू रीसेल द गुड्स, मतलब 25% इसमें मार्कअप लगा के उसको सेल कर देंगे। These goods were unsold at the year end or found to be damaged. कितने डैमेज हो गए, ठीक है। Alex estimate that they could be sold for 600. अब खुद देखो इसकी कॉस्ट कितनी है, 1,000, और कितने का सेल हो सकते हैं, 600। तो जो डैमेज हो गया गुड्स, इसकी कॉस्ट कितनी है, ये 1,000, और एनआरवी कितनी है आपकी, एनआरवी कितनी है, 600। जो लोअर है, लोअर कौन सी है भाई, लोअर आपकी 600 है, सो रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल। तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होता है ना, हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही कहते हैं। ठीक है, unlimited liability is one of the disadvantage of operating as a sole trader. What is the correct explanation of unlimited liability? बहुत आसान है, आप लोग को बहुत बार समझाया है इसका मतलब। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बेसिकली वो होती है, वो लाइबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया बिजनेस में, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेच के भी, घर बेच के, घर के एसेट्स बेच के भी आपको अपना उधार पूरा करना होगा। इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है, राइट। A sole trader cannot pay the bank loan. A sole trader has to manage their business alone. A sole trader cannot use their private funds to repay the business loan. A sole trader may lose their business and the personal funds. देखो ये सब में बिजनेस की बातें हो रही थी, यहाँ पे पर्सनल फंड्स की भी बात हुई कि वो आप अपना बिजनेस तो लूज कर सकते हैं, साथ में अपने पर्सनल फंड्स भी लूज कर सकते हैं। दिस द मोस्ट, ठीक है, ये वाला प्रॉपर मीनिंग है जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, राइट। ठीक है, क्लियर है, आगे चलो। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, विच आइटम इज अ करंट एसेट, करंट एसेट कौन सा आइटम है, बहुत आसान है ये तो। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपकी करंट लायबिलिटी है, लोन रीपेएबल,
इन 12 मंथ्स, चलो 12 मंथ्स के अंदर है फिर भी करंट लायबिलिटी है। ठीक है। प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम हमारी क्या होती है? हम्म। करंट लायबिलिटी। वर्क इन प्रोग्रेस, अगर याद हो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री आपकी क्या होती है बेटा? करंट एसेट होती है। यहाँ तक बात समझ आती है? बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका करंट एसेट है। हमारा करंट एसेट जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि इन्वेंट्री है। ठीक है। देखो ये सब जो है करंट लायबिलिटी, ये तो करंट लायबिलिटी सीधा सीधा। ये भी नॉन करंट हो सकता था, मगर 12 मंथ्स के अंदर रीपे हो रहा है तो करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड इनकम अगर याद हो, प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट होता है, तो प्रीपेड इनकम आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो बेसिकली आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री आपकी क्या होती है? करंट एसेट होता है। तो ऐसे करंट एसेट। ठीक है बेटा। Where is interest on drawing entered in the accounting records of a partnership? Interest on drawings, interest on drawing की बात हो रही है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ रिकॉर्ड होता है पार्टनरशिप में? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखो, ये थोड़ा सा समझना इस चीज को कि जो करंट अकाउंट है पहले उसके हिसाब से देख लो। करंट अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कहाँ आता है? डेबिट साइड पे आता है, अगर आपको याद हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है? करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आता था, याद है? तो डेबिट साइड पे सिर्फ एक ही एंट्री है और कोई है ही नहीं। नो एंट्री, नो एंट्री क्रेडिट, तो आपका ऑप्शन बी ही होगा। पहली बात तो ये तो क्लियर हो गई बात में, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका। यहाँ पे क्रेडिट वाला है जो हो नहीं सकता, नो एंट्री नो एंट्री वाला क्योंकि होता है रिकॉर्ड। डेबिट वाला ही ऑप्शन है, सिर्फ बी होगा इसका आंसर, ये तो पता चल गया। अच्छा, थोड़ा सा बात मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज करंट अकाउंट में डेबिट हो रही है ना, वो अप्रोप्रिएशन में, वैसे तो हम अप्रोप्रिएशन प्लस माइनस से बनाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट से दिया हुआ है एमसीक्यूज में। तो आपने याद रखना है जो चीज हम अप्रोप्रिएशन में करंट में डेबिट करते हैं ना, वो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होती है। मतलब सारी चीजें नहीं होती अप्रोप्रिएशन में, जो आती हैं वो आती हैं। आपको पता है क्या क्या आता है? क्या क्या आता है वहां पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो वो क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट पे होगा। इसके बाद यहाँ पे होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। और क्या आता है यहाँ पे? सैलरीज आती हैं। और क्या आता है यहाँ पे? बोनस कमीशन, अगर हो अगर। देखो ये छोटी छोटी बातें ना अपने पास एमसीक्यूज करते करते लिख लिया करो, ताकि आखिरी दिन उसको रिवाइज कर सको। प्रॉफिट शेयर। ठीक है। ये सारी चीजें माइनस होती है ना वैसे भी, ये सारी चीजें डेबिट होती है। अब कहाँ पे? एप्रोप्रिएशन में। करंट में क्या होती है? क्रेडिट होती है। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूछा हुआ था, हमने सारी चीजें मैंने लिख ली ताकि आप लोग लिख लो। प्रॉफिट शेयर, कमीशन, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होती हैं। और यहाँ पे करंट में ये सब क्या चीजें होती हैं? डेबिट होती है, क्या कहते हैं, क्रेडिट होती है। ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट में। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है, देखो इसका आंसर तो आ गया हमारे पास भी। यहाँ तो कोई सवाल है? गिविंग यू 1 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलें, कोई सवाल नहीं है, अगर सबको क्लियर है सारी बात है। ओके जी, आंसर तो बी आ गया था, आगे चलें। अच्छा, टी लिमिटेड was formed on 1st April 2019. A total of 220,000 shares of two each were issued, and shareholders were asked to pay 75% of the shares immediately and 25% on 1st April. ठीक है।
बाय 1st June 2019 holders of 190,000 shares had paid the amount due. What was the paid up capital? बेटा कोई बता सकता है पेड अप कैपिटल किसको कहते हैं? हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी अच्छी तरीके से, किसी को याद है पेड अप शेयर कैपिटल किसको कहते हैं? पेड अप कैपिटल किसको कहते हैं? नहीं नहीं, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप वैल्यू नहीं, ये तो वो लिखा हुआ है ना पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल हम मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें डेफिनेशन में हमने समझी भी थी P2 के लिए। यस, जो पे कर दिए, पैसा कैपिटल जो पे कर दिए, वो पैसा जो मुझे इशू होने के बाद उसका पैसा मुझे मिल गया, ठीक है, उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो जितना पैसा मिल गया उस वो निकालना है, मतलब पेड अप कैपिटल 1 जून को। कब निकालना है? 1 जून को। कब तक का निकालना है? 1 जून को। 1 जून तक का मुझे पेड अप कैपिटल निकालना है। तो ये कंपनी फॉर्म हुई है अप्रैल 2019 में। टोटल शेयर्स जो इशू हुए हैं वो हुए 220,000 इंटू 2 एस। 220,000 इंटू 2 अगर मैं करूँ यहाँ पे, विच विल बी 440,000, राइट? 440,000 आ गए। इसमें से 75% ऑफ द शेयर्स की वैल्यू पहले ही पे हो गई थी। बाय 1 June 2019 190,000 हैड पेड द अमाउंट ड्यू, ठीक है, सही है। 190,000 शेयर्स हैड पेड द अमाउंट ड्यू, ठीक है। 75% तो उसी पे हो गए थे ना, इसका अगर 75% निकालें, ये 330,000 आ रहा है, ये 330,000 आ रहा है। मगर ये तो, ये बात थी कब की? ये बात थी कब की? ये बात थी अप्रैल की। अगर इसकी बात करें, ये बात कब की थी हमारी? ये बात थी हमारी अप्रैल की। तो देखें तो 1 अप्रैल 2020 की बात हो रही है, राइट? और ये जो पे हुए हैं इमीडिएटली पे हुए हैं, ठीक है। अभी इशू हुए हैं पूरे साल में हुए हैं ना, 1 जनवरी। मगर 1 जून, क्योंकि इसके साल के बीच में 1 जून आ रहा है, 1 जून तक अगर हम देखें तो होल्डर ऑफ 190,000 शेयर एट पेड द अमाउंट ड्यू। सिर्फ 190,000 शेयर्स वालों ने पे किए हैं जून तक। अच्छा, क्या हम 190,000 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे? अगर मैं 190,000 से 2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये 380,000 आता है। क्या ये आंसर होना चाहिए? 380,000 होना चाहिए। क्यों बेटा, एक क्यों होगा? एक क्यों होगा, वजह बताओ। 75, देखो ना, 75% निकालेंगे ये। इसका जो आंसर आएगा उसका 75% अब तक पे हो चुका है। समझ आ रही है बात? क्योंकि 190,000 के जो शेयर्स थे, ये अमाउंट ड्यू थी हमारी, उसका 75% हमें शेयर्स के वैसे मिल चुके हैं। वेरी गुड। इस वजह से 285,000 आपका आंसर आएगा। समझ आ रही है? क्लियर है बात सबको? So which item would appear in the statement of changes in equity of X Limited for the year ended 30 June 2020? इंटरिम डिविडेंड पेड है, ठीक है, सही। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी, ठीक है? तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अगर वो टेबल याद हो, हमारा स्वसाय का जो टेबल होता है, उस टेबल के अंदर हम जो जो रिकॉर्ड करते हैं उस हिसाब से हम यहाँ मार्क करते रहेंगे। तो हम सिर्फ इंटरिम डिविडेंड भी रिकॉर्ड करते हैं, यस, पेड वाला। तो ये एक ये हो गया। प्रपोज डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं होता है, प्रपोज डिविडेंड कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ पेड वाला होता है, ठीक है। इसके बाद प्रपोज फाइनल डिविडेंड ईयर एंडेड 30 जून वाला। अब देखो, अब पे हो गया है, 30 जून को पे हो गया, पे हो गया, ये प्रपोज तो था मगर ये अभी पे हो गया, तो ये भी रिकॉर्ड होगा।
ठीक है, अक्टूबर तक पे हो गया, उसने प्रपोज किया था जून तक। सही है, जून तक प्रपोज किया था, अगर वो पे नहीं हुआ हुआ होता तो फिर मैं वही रखता। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, ये भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 यस, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है सबको। if टू रिकॉर्ड नहीं होना था। A company's financial year ends on 31st March. On 31st March, trade receivable were 45,000. On 31st March 2022, तो साल के शुरू के जो ट्रेड रिसीवेबल है, साल के शुरू के 45,000, साल के एंड जो 31st March 2020 है, टू एंड ट्रेड रिसीवेबल्स वर 41,000। इररिकवरेबल डेट 1000 है, इज येट टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, द प्रोविजन फॉर डॉक्टर 5% का है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द irrecoverable debt and adjustment of provision for hospitals on the profit for the year ended। ठीक है, अब इस साल के बाद हमारे पास बेड डेट है 1000 का। अगर हम पीडीडी देखें तो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। तो पिछले साल का जो 21 है, 2021, उसके हिसाब से अगर मैं प्रोविजन फॉर डॉक्टर लेट्स निकालूं तो 45,000 पे मेरा कोई बेड डेट पिछले साल नहीं था, उस पर 5% अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? 2250, राइट। और 2022 का अगर मैं बेड डेट निकालता हूँ तो ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास कितने हैं? 41,000 है, जिसमें से बेड डेट मेरा 1000 का हो गया। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल माइनस बेड डेट इंटू परसेंटेज आती है। तो ये 41 माइनस 1000 इज 40,000। 40,000 का अगर मैं 5% निकालूँ, इट विल बी आई थिंक 2000, इज 2000। ठीक है, तो ये पिछले साल से इस साल मेरा क्या हुआ है? पीडीडी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जब इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है? 250 से इंक्रीज हुआ है। ये का मेरा कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, एक तो ये 250 का इंक्रीज एक्सपेंस में जाएगा, और ये जो 1000 का बेड डेट है, ये भी मेरा एक्सपेंस में जाएगा, राइट। तो 1250 मेरा, 1250 मेरा एक्सपेंस में जाना। इंक्रीज तो नहीं हुआ ना, बस ये देख लेना। जी, डिक्रीज हुआ है, यस। ठीक है, ये डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, सॉरी। डिक्रीज हुआ है तो ये कहाँ जाएगा बेटा? ये इनकम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इनकम में। अच्छा, इनकम हमारी 250 की और एक्सपेंस हमारा 1000 का है। ये हमारा एक्सपेंस है ना। तो अब आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? हमारा 250 का डिक्रीज हो गया, जो इनकम में चला गया 250, और 1000 मेरा एक्सपेंस में चला गया। तो मेरा एक तरह से एक्सपेंस 750 का हो गया ना। सही है, एक्सपेंस 250 का मेरा इनकम है, और 1000 का मेरा एक्सपेंस है, जो मेरी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो मेरा मतलब एक्सपेंस 750 का हो गया एक तरह से, अगर मैं इसका नेट अफेक्ट करूँ तो। सही है, सही है। तो 750 का एक तरह से मेरा एक्सपेंस है। जब 750 का मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा? 750 से गिर जाएगा, राइट। 750 से प्रॉफिट मेरा गिर जाएगा। तो मैं तो असल में मैंने एक गलती कर दी थी। ये 2250 2000 है, इससे डिक्रीज हो रहा है, मैंने गलती से इंक्रीज लिख दिया था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गई थी। ये देखो, ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 2250 से 2000 में डिक्रीज हुआ है ना। ये ऐसा हमारा डिक्रीज जो होता है वो हमारी अदर इनकम में जाता है ना। तो गलती से मैंने एक्सपेंस लिख दिया था, क्योंकि मुझे लगा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, A club receives subscription from members totaling 12,600 in a year ending this। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल। सब्सक्रिप्शन मुझे स्टार्ट की भी दी हुई है, डेट देख लेना बस। ठीक है, तो प्रीपेड जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट की दी हुई है, एंड की है नहीं। ठीक है, मतलब गिवन ही नहीं है, जीरो है। सब्सक्रिप्शन एंड जो एरियर्स हैं वो स्टार्ट और एंड दोनों की दी हुई है।
Which amount appeared in income and expenditure account for subscription for the year ended 30 April 2019? ठीक है, अब हम इसका टी अकाउंट बना लेते हैं सिंपल। बोले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट आएगी, तो छोटा सा टी अकाउंट बना लो। तो टी अकाउंट में हमें अगर याद है एपीपी आता है सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में ए पी पी और ये आता है, राइट। अब हमारे पास बैलेंस बीडी जो है, ओपनिंग एक्रूड, वो 800 है, राइट। अब मैं यहाँ शॉर्ट सा बना रहा हूँ तो बीडी और कुछ लिख नहीं रहा। वैसे आप लोग कभी वर्किंग होगी, रफ वर्किंग होगी, यहाँ पे वर्किंग के कोई मार्क नहीं है, यहाँ पे आपका एमसीक्यू के ही मार्क है सिर्फ ना। आप वर्किंग जैसी भी करो, अब मसला नहीं है, ठीक है। P2 में सारा मसला तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। 800 हमने एक्रूड डेबिट पे लिख दिया। तो प्रीपेड स्टार्टिंग वाला 1300 है। तो उसके बाद आपका एंडिंग वाला प्रीपेड है 1100। एंडिंग वाला एक्रूड जो है वो जीरो है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंडिंग वाला एक्रूड 1100 है, सॉरी। एंडिंग वाला प्रीपेड जीरो है, एंडिंग वाला एक्रूड 1100, ठीक है। अच्छा, हमें रिसीव कितनी हुई है अमाउंट? 12,600 हुई है। तो 12,600 हमने बैंक की यहाँ लिख, ये बैंक की अमाउंट आ गई। कोई बैड डेट कुछ नहीं है, बस उसको बैलेंस करेंगे हम। जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ रही है? 12,600 प्लस 1,300 प्लस 1,100 विच इज 15,000, ठीक है। 15,000 दोनों जगह लिख दिया। उसमें से 800 अगर हम माइनस करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है 14,200 आ जाएगी। तो हमारा वो डी आंसर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का छोटा सा अकाउंट बनाया हम। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ अ सोसाइटी आर करेक्ट? एक्यूमुलेटेड फंड अगर आपको पता हो, मैंने आपको बताया था, ये एक तरह से कैपिटल होता है। सारे फंड्स जमा होते हैं ना एक सोसाइटी में, तो आपके खर्च होंगे फंड्स, ठीक है। एक तरह से कैपिटल है ये, ठीक है। सारे मेंबर्स जो हमें देते हैं पैसा। A surplus will increase the accumulated fund and deficit will reduce it. जी, ये हो सकता है। सरप्लस विल इंक्रीज द एक्यूमुलेटेड फंड, डेफिसिट ऑब्वियसली। देखो सरप्लस आपका एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर ऐड होता है ना, अगर एसएफपी आपको याद हो। सरप्लस ऐड होता है इसके अंदर। और डेफिसिट क्या होता है? माइनस होता है एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर। तो ये सही कह रहे हैं, एक्यूमुलेटेड फंड को इंक्रीज करेगा और डेफिसिट रिड्यूस करेगा। तो एक तो ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है। It, it includes all the monies received and paid monies होगा ऐसे, all the monies received and paid during the year। नहीं, देखो एक्यूमुलेट फंड के अंदर तो सारे पैसे नहीं आते, तो बैंक होता है ना बेसिकली। उसके अंदर पैसा आ रहा जा रहा होता है, सारा सारा पैसा आ जा रहा होता है पूरे साल में। तो ये तो नहीं हो सकता। मेंबर्स कैन नॉट मेक ड्राइंग्स फ्रॉम एक्यूमुलेट फंड, ऑब्वियसली ड्राइंग्स तो कभी होती ही नहीं, आपने क्लब अकाउंटिंग में देखी होगी। तो ये हो सकता है, मेंबर्स कभी निकाल ही नहीं सकते उसमें से, ड्राइंग थोड़ी कर सकते, अपना पर्सनल बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। accumulated fund is shown as an asset in the statement of financial position, no। accumulated fund तो एक कैपिटल है ना, एसेट थोड़ी शो होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये भी नहीं है। हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ठीक है, 1 and 3। बेटा प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है? सारी डायरेक्ट कॉस्ट और रॉ मटेरियल कंज्यूम को ऐड करने के बाद। गिव इट अ ट्राई फॉर दिस। कौन सा वाला एक्सप्लेन करूँ? क्वेश्चन 27 बेटा सिंपल इंफॉर्मेशन पढ़िए, चारों में से कौन सी एक्सप्लेन करूँ? ये वाली बोली हुई है सरप्लस विल इंक्रीज द एक्यूमुलेटेड फंड एंड डेफिसिट विल रिड्यूस इट। सरप्लस आपका ऐड नहीं होता कि एक्यूमुलेटेड फंड में, और डेफिसिट माइनस नहीं होता कि एक्यूमुलेटेड फंड में, अगर एसओएफपी याद हो आपको क्लब की। तो जब ऐड और माइनस होता है तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। वो कह रहे हैं एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है, बेटा पूरा क्वेश्चन तो समझा रहा हूँ, शुरू से समझा तो रहा हूँ बेटा। एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है, वो ये कह रहे हैं एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है। एक्यूमुलेट फंड क्या होता है ये बताना है। एक्यूमुलेट फंड बेसिकली कैपिटल होता है। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एक्यूमुलेट फंड के बारे में सही है, ये पूछ रहे हैं। एक पूछ रहा है कि सरप्लस
विल इंक्रीज द एक्यूमुलेटेड फंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड फंड को बढ़ाएगा, डेफिसिट गिराएगा। ये बात सही है, ऐसा ही है ना, सरप्लस ऐड होता है एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर, डेफिसिट माइनस होता है, तो एक्यूमुलेटेड फंड को गिराता है ना डेफिसिट, और सरप्लस इंक्रीज करता है एक्यूमुलेटेड फंड को। इट इंक्लूड्स ऑल द मनीज रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्यूमुलेटेड फंड बेसिकली ये थोड़ी होता है कि सारा पैसा आ रहा है और जा रहा है, ये तो नहीं होता ना, कितना पैसा रिसीव हो रहा है कितना पैसा पे हो रहा है, वो तो बैंक अकाउंट को हम कहते हैं, उसको कहते हैं हम बैंक अकाउंट को कहते हैं, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, सारा पैसा आना जाना वो तो बैंक अकाउंट को कहते हैं, तो ये नहीं है हमारा एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड के बारे में ये बात गलत है। मेंबर्स कैन नॉट मेक ड्राइंग्स फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड। मेंबर्स कभी भी पैसा पर्सनल पैसा जो निकालते हैं बिजनेस में से, वो अपने बिजनेस में से निकालते हैं ना, तो एक सोसाइटी एक क्लब है, उसमें तो थोड़ी पैसा निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसमें से ड्राइंग्स नहीं निकाल सकते, ये बात सही है, सही कह रहे हैं, क्लब में कभी भी ड्राइंग नहीं आया। एक्यूमुलेट फंड इज शोन एज एसेट, एक्यूमुलेट फंड एसेट पे शो होता है, एज एसेट शो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नहीं, ये भी गलत है। जो सही है उसके हिसाब से 1 और 3 के हिसाब से पार्ट बी। बेटा प्राइम कॉस्ट निकालनी है आप लोगों ने जल्दी से। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है? डायरेक्ट कॉस्ट और रॉ मटेरियल कंज्यूम को ऐड करते हैं, डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। मशीनरी डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये नहीं आएगी बेटा। फैक्ट्री की सुपरवाइजर सैलरी भी इनडायरेक्ट है, ये भी नहीं आएगी। फैक्ट्री का रेंट भी इनडायरेक्ट है, ये भी नहीं आएगा प्राइम कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है 75,000 इसके साथ आएगा, डायरेक्ट वेजेस। मशीनरी रिपेयर भी इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों आएंगे, पहले दो खर्चे, सिर्फ पहले दो खर्चे आएंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है, 261,000 ना, का 261 बन रहा है, यस ठीक है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट बेसिकली इनडायरेक्ट से पहले सारे कॉस्ट जो होते हैं आपके, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम जिसे कहते हैं, प्लस डायरेक्ट कॉस्ट। Sam's work in progress was 6,500 at the start of the year and 11,200 at the end of the year. ये वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री दी हुई है बेटी, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री दी हुई है। When Sam prepares manufacturing account, he forgot to make the adjustment for work in progress. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बना रहा था तो वर्क इन प्रोग्रेस की जो हम आखिर में एडजस्टमेंट करते हैं ना, क्या करते हैं, स्टार्टिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं और एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम माइनस करते हैं, ऐसा ही करते हैं। ये करना भूल गया ये, you forgot. How did omission affect the cost of production and the gross profit? बेटा अगर आपने 6,500 ऐड नहीं किया और 11,200 माइनस नहीं किया, तो हम एंड में करते हैं ना अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, 6,500 ऐड नहीं किया और 11,200 माइनस नहीं किया, तो नेट अफेक्ट मतलब आपने क्या किया, नेट अफेक्ट मुझे इसका बता सकता है कोई, नेट अफेक्ट क्या होगा इसका? ये बेसिकली मैंने कितना माइनस नहीं किया एक तरह से, बेसिकली कितना माइनस नहीं किया, 11,200 में 6,500 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, बेसिकली 700 एंड 3,700। यार कहाँ खोए हुए, तुम तो बता ही नहीं रहा आंसर। 3,700 जो है वो हमने एक तरह से माइनस नहीं किया है, सही है, 4,700 पक्का, सही है, 4,700 होगा, 4,700 हमने एक तरह से माइनस नहीं किया, ठीक है। मतलब 6,500 ऐड करना था, 11,200 माइनस करना था, मतलब नेट इफेक्ट का देखा जाए तो मैंने 4,700 माइनस नहीं किया। जब 4,700 माइनस नहीं किया तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी भी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी ज्यादा हो गई होगी, क्यों, क्योंकि मैंने 4,700 माइनस नहीं किया उसमें से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी क्या हो गई है भाई, बढ़ी हुई है, ओवर स्टेट हुई हुई है, तो इन दोनों ऑप्शन में से होगा ए या बी में से। जब कॉस्ट बढ़ी हुई है, जब कॉस्ट बढ़ी हुई है, जब कॉस्ट बढ़ी हुई है तो हमारी कॉस्ट जो है वो जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा, अंडर स्टेट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अंडर स्टेटेड विच इज बी, ठीक है। रोशान सेल्स फॉर हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग वर 55,000।
His gross margin was 20%. Closing inventory was 32,000. What were the purchases for the year? ठीक है. Sales उसकी दी हुई है 55,000. ग्रॉस मार्जिन 20% दिया हुआ. फिर जब इसका फर्स्ट साल है, ठीक है, पहला साल है, तो मेरे पास 55,000 जो है मार्जिन का, अगर मैं ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला लगाऊं तो ग्रॉस मार्जिन का मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा? ग्रॉस मार्जिन का मेरा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इक्वल टू 20%. ठीक है. सेल्स मेरी कितनी है बेटा? 55,000 गिवन है. इससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अगर आएगा, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उससे परसेंटेज से, 20% से. 55,000 इंटू 20% इज गिविंग मी 11,000. बेटा ग्रॉस प्रॉफिट मुझे क्या कह रहा है? 11,000. ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गई. ठीक है. मेरे पास सेल्स कितनी थी बेटा? 55,000 की थी. अगर मैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल निकालता हूँ पहले. सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट किया इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो 55,000 में से बेटा अगर मैं 11,000 माइनस करता हूँ तो कॉस्ट ऑफ सेल मेरी कितनी आती है? 44,000. ठीक है. यहाँ समझना बिल्कुल ध्यान से. पहले मैंने क्या किया? मार्जिन से 20% दिया हुआ था, सेल्स की वैल्यू दी हुई थी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू निकाली. अब मुझे निकालनी है परचेजेस. कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री होगी नहीं, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस है. क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे 3200 गिवन है. ठीक है. ओपनिंग इन्वेंट्री 0, परचेजेस को मैंने लिखा x, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3200 है, और कॉस्ट ऑफ सेल बेटा मेरी कितनी है? 44,000 है. बेटा मुझे x की वैल्यू निकालनी है. 3200 में उधर लेके जाऊंगा. 44,000 प्लस 3200. एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 47,000. ये मेरी परचेजेस की वैल्यू है. बेटा 29 में क्या समझ नहीं आ रहा? 29 में बड़ी आसान सी बात बता रहा था और बड़ा देर तक मैंने समझाया था, तुम समझ नहीं रहे थे. मैं पहले आंसर दे दिया था, इस वजह से तुम्हें समझ नहीं आया. ध्यान से अगर अपना आंसर अपने पास रखो लिख के, मगर पहले मेरी सुन लिया करो अच्छी तरह, ताकि अपना आंसर फिर मैच करा करो. सही है. अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग वाला जो स्टार्टिंग वाला है वो हमेशा ऐड होता है, और एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा माइनस होता है. ठीक है जी. ये बात समझ आती है. हम करते क्या है कि 6500 ऐड करते हैं, 11,200 हम माइनस करते हैं. ठीक है. अब हमने करा है क्या? हमने ये 6500 ऐड नहीं किया और 11,200 माइनस नहीं किया. मतलब नेट इफेक्ट अगर देखा जाए तो हमने 4700 को माइनस नहीं किया. ऐसा ही है. जब मैंने 4700 को माइनस नहीं किया है, कम नहीं किया है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई ना बेटा. माइनस नहीं किया तो उसको माइनस करना था, माइनस नहीं किया है. क्या इफेक्ट हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई. ये माइनस कर देता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होती. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर स्टेटेड, मतलब दो ऑप्शन है मेरे पास. अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी ज्यादा हो गई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज्यादा हो जाएंगी. कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएंगी तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा. बेटा एरर के बाद का इफेक्ट नहीं पूछ रहा. जो आपने ऑप्शन सी बोला था ना, वो एरर के बाद का इफेक्ट है. कि मतलब एरर को जब मैं करेक्ट करूंगा तो ये इफेक्ट आएगा. ये एरर करेक्ट करने के इफेक्ट नहीं बोला उन्होंने. बोला है कि भाई इस ये होने से क्या इफेक्ट हुआ. मतलब ये जो नहीं लिखी ना मैंने वर्क इन प्रोग्रेस, उससे क्या इफेक्ट हुआ. बात समझ आ रही है? ठीक है. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टैंड हो गया, तो मैंने ऑप्शन बी मांगा. ये एरर से पहले का इफेक्ट पूछ रहा था. Mariam does not maintain a full set of accounting records. Only the purchase for the year and asset and liabilities values at the year end are known. Which financial statement can be prepared using this information? So purchase for the year, asset and liabilities values at the year end are known. देखो अब हमारे पास सिर्फ अगर परचेजेस हैं
तो हम इनकम स्टेटमेंट पूरी परचेज के बेसिस पे तो बना नहीं सकते। तो ये हमारा ऑप्शन सी या डी में से होगा। बट अब हमारे एसेट और लाइबिलिटी है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होता है, तो इससे तो बन सकती है ना। एसेट और लाइबिलिटी है तो कैपिटल भी आ ही जाएगा, और इसी बेसिस पे हमारी पूरी एस एफ पी बनती है, तो एस एफ पी तो बन जाएगी, ठीक है। तो एस एफ पी बन जाएगी, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगी, सिंपल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें यहाँ तो किसी को कोई मसला। जल्दी बताओ, अगर किसी को कोई मसला नहीं तो आगे बढ़ा। कौन सा, ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? बेटा वो कह रहा है कि वो फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाता, उसके पास सिर्फ परचेजेस हैं ईयर एंड की, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं। अब ये तीन चीजों के हिसाब से ये इनकम स्टेटमेंट एसओएफ बना सकता है, या इन दोनों बना सकता है, या दोनों नहीं बना सकता, या दोनों में से कोई एक चीज बना सकता है, बस वो ये पूछ रहा है। तो आप खुद सोचो कि आपके पास सिर्फ परचेजेस है, पूरी परचेज से सिर्फ आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो? नहीं है ना पॉसिबल। सिर्फ परचेज से पूरी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो मैंने नहीं कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपके पास एसेट और लाइबिलिटीज है, एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल आता है, ठीक है। तो एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है, कैपिटल भी आएगी, तो ये तीनों चीजों से आपकी एसएफपी डिपेंड करती है, तो एसएफपी बन जाएगी, ठीक है। अभिनव प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है आपको साल के शुरू और साल के एंड की, ठीक है। इन्वेंट्री आपको साल के शुरू, साल के एंड की, और अगले साल के एंड की, मतलब 2 सालों की आपको इन्वेंट्रीज भी दी हुई है। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, सही है। और एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें क्या करना होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। बेटा मुझे किस साल का निकालना है? 31 दिसंबर 2020। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो मेरी 8,000 ही होगी, और ओपनिंग कितनी होगी? 4,000। ये नहीं होगी, बच्चा क्या करता है, ये ओपनिंग ले रहा होता है। बेटा क्लोजिंग आपकी ये साल, अब इस साल एंड हो रहा है, तो क्लोजिंग आपकी 8,000 होनी है, ठीक है। ओपनिंग क्या होगी? ओपनिंग आपकी ये वाली होगी, 4,000, ठीक है। तो 4,000 आपकी ओपनिंग हो गई, क्लोजिंग आपकी 8,000 होगी, डिवाइड बाय 2, आपका आंसर आएगा 6,000, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके आ गए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल अब हम कौन सी वाली लेंगे? तो कॉस्ट ऑफ सेल आपने 2020 31 दिसंबर 2020 की लेनी है साल के एंड, तो मेरी है 120,000। तो 120,000 में कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह लूँ, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री है 6,000। बेटा कितना टाइम्स आंसर आता है? तो बहुत सारी वैल्यूज दी हुई थी, इन सबका मेरा कोई काम नहीं था, बस कंफ्यूज करने के लिए दी। 20 टाइम्स आपको दिया आंसर, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाना था, बहुत सारी चीजें गिवन थी, तो कोई एक ही एक्स्ट्रा गिवन था, कोई काम नहीं था इसका। पिछले साल की ओपनिंग है ना ये, मैं क्या करूँ उसका? इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, बहुत सारी वैल्यूज का कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही गिवन थी आपको कंफ्यूज करने के। M's gross margin fell from 25% in year 1 to 15% in year 2. ठीक है, what may have caused this? वापसी देख लेते हैं। M's gross margin fell from 25% in year 1 to 15% in year 2, ठीक है। What may have caused this? 25% से 15% पे आ गया ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन के कम होने की वजूहत क्या होती हैं थ्योरेटिकल, अगर आपको बातें याद हो? एम पेड लेस फॉर परचेजेस इन ईयर 2। बेटा अगर लेस करिए परचेज, मतलब लेस पे करिए कर परचेजेस के लिए, पेड लेस फॉर परचेज, तो परचेज के लिए कम पे कर रही है, तो उससे मेरा कॉस्ट पे फर्क आएगा, मार्जिन में तो सेल्स पे फर्क आना चाहिए ना, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। परचेज फ्यूअर गुड्स, अगेन परचेजेस से मेरा क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में फर्क आना है। रिड्यूस द सेलिंग प्राइस इन ईयर 2, यस सी।
यही होगा, सेलिंग प्राइस जब रिड्यूस हो जाएगी तो मेरी सेल्स गिर जाएंगी, जिसकी वजह से मेरा मार्जिन गिर जाएगा, सिंपल। सोल्ड फ्यूअर गुड्स, अगेन क्वांटिटी पे फर्क आ रहा है, क्वांटिटी मैं नहीं लूंगा, क्वांटिटी में यूनिट्स में फर्क आ रहा है ना, यूनिट से कभी मेरा मार्जिन पे मसला नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस से मेरे मार्जिन पे मसला आएगा, हमेशा याद रखो। R wants to compare the accounting ratios for his business with the ratios. R wants to compare the accounting ratios for his business, the accounting ratios of brother's business. What would prevent R from making a meaningful comparison? अच्छा, इसको कंपेयर करना है अपने अकाउंटिंग रेशियो ऑफ हिज बिजनेस विद अकाउंटिंग रेशियो ऑफ ब्रदर्स बिजनेस, ठीक है, अपने भाई के बिजनेस से अपने बिजनेस के कंपेयर करना है अकाउंटिंग रेशियो से। व्हाट वुड प्रिवेंट आर फ्रॉम मेकिंग अ मीनिंगफुल कंपैरिजन, ठीक है, ऐसी क्या चीज है जो मीनिंगफुल मीनिंगफुल कंपैरिजन से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। बिजनेस बाय फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, ठीक है, बिजनेस कहीं से भी बाय किया उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इस ये आंसर नहीं हो सकता। बिजनेस हैव डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस, तो जाहिर है दोनों बिजनेस अलग है तो उनकी सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट होंगी, उस पे रेशियोज पे कोई मसला नहीं आता है, ठीक है। बिजनेस प्रेजेंट देयर लेजर अकाउंट डिफरेंटली, उसका भी मसला नहीं है। हाँ, पॉलिसीज अलग होंगी ना तो मसला आ जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस की अलग पॉलिसी है उसकी अलग पॉलिसी हो, तो ये तो अकाउंटिंग रेशियो हमें नहीं बताएगा ना। हाँ, अकाउंटिंग रेशियो में अगर सही है, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस डिफरेंट है तो मसला थोड़ी है, ठीक है। लेजर अकाउंट जिसने जैसे भी बनाया हो आखिर में बैलेंस तो सेम ही आना है ना। ये सप्लायर्स जो है फॉर एग्जांपल डिफरेंट भी हो तो उससे भी मसला नहीं आता, ठीक है। अगर अकाउंटिंग की पॉलिसीज डिफरेंट होंगी ना, हाँ फिर मसला आ जाएगा, अकाउंटिंग रेशियो भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है जी। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन, बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट याद है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है? हम जब प्रॉफिट को रियलाइज करेंगे जब हम कमा लें, और लॉस को हम रियलाइज पहले कर लेंगे, भले हमारा लॉस हुआ हो नहीं हुआ हो मगर पहले से ही हम रियलाइज कर देते हैं लॉस को। प्रॉफिट जब तक कमाए नहीं, जब तक रिकॉर्ड नहीं करते, लॉस को हम पहले ही रियलाइज करते हैं, हम अपने लीस्ट के सिनेरियो के लिए रेडी रहते हैं, मैंने ये बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन में हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉफिट इज अर्न व्हेन अ चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन पेमेंट फॉर गुड सप्लाइड, नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जी हाँ, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट अभी अर्न हुआ है मैंने चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर पेमेंट। प्रॉफिट जब हम नहीं लिखेंगे जब हमें पेमेंट मिल गई, ठीक है। प्रॉफिट इज अर्न चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर पेड इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट, नहीं प्रॉफिट इज अर्न व्हेन गुड्स आर सप्लाइड ओनरशिप पास टू द कस्टमर, प्रॉफिट इज अर्न व्हेन द कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर फॉर द गुड। देखो डी तो पहले ही नहीं आ सकता, डी को तो पहले अपना ऑप्शन से हटा दें, डी को तो अपना ऑप्शन से पहले हटा देंगे, ठीक है। इस बीच में से देखो एक बात समझो इस चीज को कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें जो पहला ए और बी है उसमें एक मसला है। वैसे वो आंसर मुझे सही लग रहे थे मगर अभी मैंने रियलाइज किया कि उसमें थोड़ा सा इशू है ए और बी में। ए और बी में क्या इशू है? उसमें बोला हुआ है कि चेक से रिसीव हो जाए अमाउंट जब भी हम प्रॉफिट को रियलाइज करें। बेटा जरूरी थोड़ी पेमेंट हो जाए जब भी रियलाइज करें, हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में वो सारी चीजें लिखते हैं जो जिसकी पेमेंट नहीं भी हुई भी होती। हाँ उसको मैंने गुड्स तो दे दिए हैं, उधार पे भी गुड्स दे दिए हैं, जो भी किया है भले पेमेंट मुझे बाद में मिलेगी मैं फिर भी लिख देता हूँ। बात समझ आ रही है? तो जरूरी थोड़ी है पैसा मिल जाए जब भी मैं रिकॉर्ड करूँ। अपनी इनकम स्टेटमेंट में बहुत सारे एक्सपेंसेस बहुत सारी इनकम ऐसी लिखता हूँ जिनका मुझे ना पैसा मिलता है ना मैंने पैसा अभी तक पे किया हुआ है, मगर हुआ तो इसी साल है ना खर्चा। तो इन दोनों को तो इसलिए नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये आंसर होगा। इसमें बोला भाई रिसीव की बात नहीं हुई कि पैसा मिले, बस बोला गुड सप्लाई हो जाए। हाँ गुड सप्लाई हो गया तो प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया और ओनर से पास हो गए कस्टमर पे। मैंने उसकी एग्जांपल भी दी थी सेल और रिटर्न बेसिस वाली। मैंने कहा अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आपसे गुड्स खरीदता है,
याद है जासिम वाली एग्जांपल दी थी, सबको याद होनी चाहिए वो एग्जांपल। तो भाई गुड्स खरीदना आता है मुझसे, और वो अब बहुत ज्यादा परेशान है। अब वो कहता है यार मैं गुड्स लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं। मैंने कहा यार ये ले जाओ, अगर नहीं समझ आया तो रिटर्न कर देना वो गुड्स, ठीक है। तो अब वो घर ले गया। अब मैंने उसको 7 डेज का टाइम लिया कि 7 डेज के अंदर आप रिटर्न कर देना, उसके बाद मैं नहीं लूंगा रिटर्न। तो अब वो 7 डेज तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता गुड्स को अपने पास, के वो सेल हो गए हैं मेरे से। मैं प्रॉफिट उसका रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि तो अब तक मेरा बिका नहीं है गुड्स। क्योंकि मैंने उसको बोला है 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पसंद आया तो चीज मुझे वापसी कर देना, तो सेल और रिटर्न भेजिए। तो ओनरशिप वो पास नहीं हुई है, तो यहाँ पे कहते हैं ओनरशिप जब पास हो जाए कस्टमर को तो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दो। हाँ, 7 दिन गुजर जाएंगे, जब ओनरशिप पास हो गई, अब मैं 7 दिन गुजर गए तो अब मैं वो चीज को वापसी नहीं लूंगा। अब मैं कहूंगा कि वो चीज अब आपकी ही है, ओनरशिप पास हो गई। समझ आ गई बात? इस वजह से इसका जो आंसर है वो सी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने ये वाला पेपर कंप्लीट कर लिया, मई जून 2024 P12 का था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। होपफुली एक क्लियर हो गया होगा एक ही एमसीक्यू। कोशिश करो अपने पास यार ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम